आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 49। सेल्विन और विवेक को साथ में बाहर जाते हुए रंजीत अपने केबिन के कांच की खिड़की के पार से देख रहा था। ऐसा करते उसके हाव भाव बेहद कसे हुए थे। उसी वक्त उसके मोबाइल में कोई नंबर चमकता है, जिसे उठाते ही वह तुरंत बोलता है, अपनी बकवास बंद करके जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, और जितना कह रहा हूँ उतना ही करना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। विवेक के पहुंचने से पहले ही तुम्हें करना होगा। ये कहते हुए रंजीत अपनी पूरी योजना उस पार केकड़ा को बताता हुआ कहता है, बस तुम्हें यही करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस लड़की को हाथ ही मत लगाना, क्योंकि बहन किसी की भी हो, उस पर गंदा हाथ में रत्ती भर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस उसके मन में डर बना होना चाहिए। जी बॉस। रंजीत अपनी बात कहकर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ खुद में बुदबुदाता है, मुझे इस विवेक पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे जो करना है जल्दी ही करना होगा। देर से अपनी तंद्रा में खोई मेनका को जैसे ही होश आता है वह चौंक कर अपने चारों ओर देखती है। वह एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सामान के नाम पर एक सिंगल बेड और एक मेज कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके अगले ही पल वह अपनी स्थिति देखती है। उसने अभी भी गहरी गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी के स्पर्श के साथ पिछला सारा उसके दिमाग में घूम जाता है। विवेक के साथ शादी, फिर उसका उसी के घर ले आना और उसके पिता का उस पर नाराज होना, लेकिन इसके बाद का जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि वह समझ ही नहीं पाई कि आखिर वे क्या प्रतिक्रिया करे। वह सारी बातों को एक एक करके सोचती, उनका सिरा तलाशने लगी। ये क्यों हुआ ऐसा, और विवेक उसे ऐसे छोड़कर कहाँ चला गया आखिर। अभी वह सोच ही रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसके अगले ही पल उसकी नजरों के सामने कई गुंडे टाइप लोग आकर खड़े हो जाते हैं। एकदम से उन जैसे लोगों को देखते मेनका डर कर सहम जाती है और बिस्तर पे 2 कदम पीछे हो जाती है। वो केकड़ा भाई के आदमी थे और सबसे आगे खड़ा केकड़ा मेनका को दिलचस्प नजर से देखता हुआ कह रहा था, माल तो एकदम मस्त लाया है। कौन हो तुम लोग? तेरे को नाम जान के क्या करना, बस ये जान ले कि आज के हम हैं तेरे कस्टमर। कहता हुआ केकड़ा भद्दी हंसी से हंसता है। उसके इस तरह कहते मेनका की सांसें जैसे हलक में अटकी रह जाती हैं। वह लगातार पीछे सरकती हुई कहती है, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मेरा पति आ गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। किसकी बात कर रही है तू? अच्छा, इस बार पति बनकर लाया? अरे वो अपना ही आदमी है, जिसका काम है ऐसी मस्त मस्त माल अपन के लिए लाना, और अपन उसको चखने के बाद खालिस धंधे में लगाता है। कहता कहता मेनका केकड़ा मेनका की ओर बढ़ने लगता है, तो मेनका के हाथ में जो आता है वह उसकी ओर फेंकती हुई चीखती है, मेरे पास मत आना। केकड़ा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने का उपक्रम करता रहा और मेनका इसे मौका समझती बेड के उस पार उतरती हुई उस पर चीखने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, विवेक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे शादी की है। अपना आखिरी शब्द मेनका इस तरह से बोलती है जैसे भी ये बात अब खुद से भी पूछ रही हो। ये तो अपन लोगों का धंधा है, वो अच्छी अच्छी छोकरी फंसा कर लाता है और अपन मिल बांट कर उसका स्वाद लेते हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही नरम मछली लाया है। चल, ज़्यादा नखरा खोटी मत कर, चला। नहीं, मेरे पास मत आना। कहती मेनका हर वो चीज़ उसकी ओर फेंकने लगी जो उसके हाथ में आती गई, और उसके विपरीत वे सारे गुंडे मेनका की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। मेनका डर और दहशत से बुरी तरह से चीखने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। उन गुंडों को अपनी ओर आते देख वह उनसे बचने बस उस कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। ये बात उसे लगी, पर केकड़ा को पता था कि उसे क्या करना है। उसने जानबूझकर उसे एक तरफ से जाने का रास्ता दे दिया, जिसे मौका पाकर वह फुर्ती से बाहर की ओर भागती है। उसे तेजी से बाहर निकलते देख केकड़ा अपने गुंडों को जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, पकड़ो उसे, जाने मत देना। वह कहता तो है, पर कोई भी एक गुंडा उसकी ओर नहीं जाता। ये सब देखते ही दूसरा गुंडा मुंह बनाते हुए कहता है, भाई अब तो सच में हम सबको नाटक में शामिल हो जाना चाहिए। पहला एक कांड ढंग से नहीं किया, और जहाँ भरपूर मौका था वहाँ खड़े नाटक कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? करे क्या बे, ये बड़े बॉस का हुक्म है। बोला था लड़की को डराना पर छूना नहीं। अब साला अपन को समझ नहीं आता, जब दुश्मनी ही निकालनी है तो उसमें साला नियम क्या? एक ही बार में लड़की का काम कर देते और दुश्मनी पूरी हो जाती।
हाँ भाई, अपन को ये सेठ समझ नहीं आया, साला कुछ करने को बोलता ही नहीं, बस खड़े खड़े नौटंकी देखो। अब साला गुंडा है या घंटा। अबे अब चलकर देखते हैं वो लड़की किधर गई। कहते हुए केकड़ा और उसके पीछे पीछे बाकी के गुंडे भी निकलने लगते हैं। ये सब मेनका को क्या पता था, वह तो घबराई सी उनसे भरसक दूर भागने की कोशिश में करने लगी थी। इस वक्त साड़ी पहने होने की वजह से उसे तेज भागा भी नहीं जा रहा था। वह उस कमरे से निकलती सीधी सड़क को पार करने लगी और ऐसा करते हुए बार बार पीछे पलट पलट कर देखती। इसी हड़बड़ाहट में वह विपरीत दिशा में आ रही एक कार को आखिरी में देखती है और इससे बचने के चक्कर में वह अन्यत्र वाहन से टकराकर वहीं गिर पड़ती है। उसे गाड़ी से टक्कर होते देख केकड़ा और उसके आदमी सड़क के दूसरी ओर रुक जाते हैं। केकड़ा अपने आदमी को चलने का इशारा करता हुआ कहता है, चल निकलते हैं अपन। पर भाई वो लड़की, अपने को क्या करना, चाहे मरे या जिए, अपन को बॉस ने जो बोला वही किया, न ज्यादा न कम, समझा। चल निकलते हैं। वे सारे गुंडे तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। मेनका सड़क पर गिरी पड़ी थी। कुछ देर में ट्रैफिक पुलिस उसे उठाकर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। यही वक्त था जब विवेक वहां आया और अपने घर का टूटा ताला देखते तुरंत अंदर की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे सेल्वन भी था। दोनों साथ में कमरे में खड़े देखते हैं। कमरा पूरी तरह से तहस नहस था और मेनका वहां नहीं थी। मेनका कहाँ गई? कि तुमने कहीं और उसे रखा है? पीछे खड़ा सेल्वन ये कह रहा था, जबकि ये सब देखते विवेक के जबड़े गुस्से में तने जा रहे थे। वे एकदम से सेल्वन की ओर पलटता हुआ उसका गिरबान पकड़ता चीख उठा कि तुम बताओगे कि कहाँ है मेनका? पागल हो गए हो क्या? मुझे क्या पता? सेल्वन विवेक का हाथ झटकता हुआ कहता है, तुम सब मिले हुए हो। मेरी बहन का पता सिर्फ तुम्हें पता था, फिर उस रंजीत को ये सब कैसे पता चला? अब तो मुझे लगता है जैसे तुम मेरे साथ भी कोई डबल गेम खेल रहे हो, झूठी हमदर्दी दिखाकर मेरे राज का पता करते हो। क्या कह रहे हो विवेक? मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। झूठे हो। विवेक को कुछ हुआ, मेनका को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। देखो तुम इस समय अपने होश में नहीं हो। हम मिलकर मेनका को खोजेंगे। नहीं, मुझे किसी की मदद की नहीं चाहिए। मैं तुम में से किसी पर विश्वास नहीं करता। ओह, विश्वास नहीं करते? तुम्हारे लिए मैंने रंजीत साहब से बैर मोल लिया क्योंकि मैं सच में तुमसे हमदर्दी रखता था और तुम मुझ पर ही अविश्वास कर रहे हो। बल्कि मुझे तो अब लगता है कि तुम्हें खुद पर भी विश्वास है या नहीं। एक तरफ बदला लेने की बात करते हो और दूसरी तरफ उसी की फिक्र करते हो। है क्या तुम्हारे मन में? कहते हुए सेल्वन बुरी तरह से विवेक को घूर रहा था, जिसे विवेक उसे सीने से धक्का देते हुए चीखता है, जो भी है तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने कभी किसी को टूट कर नहीं चाहा। तुमने कभी किसी से प्यार में साथ जीने मरने के वादे नहीं किए। मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है ये बस मुझे पता है। दुनिया से लड़ना आसान है पर उतना ही मुश्किल है खुद से लड़ना। एक तरफ मेरा वो प्यार जो मेरी सारी दुनिया है, तो दूसरी तरफ उन कच्चे धागों की कस्में हैं जिनके लिए अपनी दुनिया में मैं आग लगा सकता हूँ। कहते हुए विवेक गहरे आक्रोश से लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ बाहर निकल जाता है और सेल्वन अपने स्थान पर खड़ा खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। दीवान मेंशन का इस वक्त ऐसा नीरव सन्नाटा छाया था जैसे कोई वहां हो ही नहीं। दीवान साहब की तबीयत के कारण आकाश और अरुण हॉस्पिटल में ही थे, जबकि भूमि क्षितिज के पास थी। उस बिखरे हालात में वे उसके बाल मन को किसी तरह से समझाती हुई शांत किए थी। वहीं दादाजी जट से सफर नहीं कर पाते, तो देर शाम तक वे सड़क मार्ग से मेंशन पहुंच गए थे। वे इन सब हालातों से काफी चिंतित थे, पर अरुण ने उन्हें अभी तक हॉस्पिटल आने से मना कर रखा था, जिसे वे उदासी में अपने राम को लिए मंदिर में स्थापित करने लगते हैं। मन ही मन ईश्वर से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए वे मंदिर में मौजूद थे कि तभी किसी आहट पे उनका ध्यान चला गया। जहां मंदिर में आती हुई उजला एकदम से उन्हें देख द्वार में ही ठिठक गई थी। टूटा हुआ ताला और कमरे का हर तरफ बिखरा सामान जो कहानी कह रहा था, उससे विवेक का मन मेनका को लेकर बुरी तरह से डर गया। मेनका का मासूम चेहरा जैसे हर घड़ी उसके दिल में दर्द उत्पन्न कर दे रहा था। फिर उसे लगा शायद वह वापस अपने घर चली गई होगी। ये सोचकर विवेक मेंशन जाने वाले रास्ते की ओर चल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आकाश के आदमी विवेक को हर जगह ढूंढ रहे हैं। जग्गा जैसे ही विवेक को देखता है, तुरंत ही उसका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। अचानक उसे सामने देख विवेक की आंखों में जैसे कोई ज्वालामुखी सा विस्फोट कर गया। वह उसे अपनी अग्नि नेत्रों से बुरी तरह से घूरने लगा। ये देख पंडित, इस साला तो अपन को देखते ही पहचान गया। अपन को लगा था इतना पुराना सब याद दिलाना पड़ेगा। कहते हुए जग्गा मुंह फाड़े बद्दी हंसी हंसने लगा। अभी तो मैंने बस अतीत को कुरेदा है तो तुम बाहर आ गए। अभी तो बुरी लाश दफन है जिससे बाहर निकलना बाकी है।
फिर तुम्हारा वो सो कॉल बॉस नाक रगड़ता आएगा। अबे कौन सी लाश, कैसी लाश? अच्छा तेरी वो बहन, वो तो कब की मर गई और उसकी लाश निकालने की बात कर रहा है क्या तू? जगह के इतना कहते विवेक का जैसे खून खौल गया और वे सीधा उसकी ओर बढ़ता एक तेज मुक्का उसके थोबड़े पर जमा देता है। अचानक के तेज वार से जग्गा एक और तेजी से गिर गया। उसे गिरते देख बाकी के खड़े 4-5 गुंडे तुरंत ही उसकी ओर लपकते हैं। दिखने में एक गहरे शरीर वाला विवेक एक मजबूत देह रखता था। उसके गुस्से में तनी बाजू किसी हथियार की तरह उन पर ताबड़तोड़ वार कर रही थी। वे कुल जमा 6 लोग थे और उनमें विवेक अकेला। कुछ देर तक उनमें यूं ही घमासान छिड़ी रही। कहीं विवेक एक साथ 3 लोगों को हाथों से, बाकी को एक पैर से वार से पीछे ढकेल देता तो उतनी ही फुर्ती से फिर उनसे लड़ने को तैयार हो जाता। जल्दी ही वह जग्गा की गर्दन अपनी पकड़ में करता उस पर चीख उठा, कहीं तुम लोग तो मेनका को नहीं ले गए? क्या बात करता है, अपन के बॉस ने उसे खोजने भेजा है। देख उसका पता बता देगा तो हो सकता है अपन बॉस तुझे माफ कर दे। ये सुनते विवेक आक्रोश में उसे पीछे की ओर ढकेलता हुआ चीखता है, अपने बॉस को बोल देना, अभी तो उसे छीनने को मैंने शुरुआत ही की है। एक एक करके उसकी जिंदगी की हर खुशी, सुकून, चैन सब छीन लूंगा। कहते हुए एक बार फिर विवेक उन गुंडों पर एक साथ टूट पड़ता है। कहाँ ले गए हो मेनका को, बताओ। अबे हमें उल्लू बना रहा है क्या? तू बता, तूने कहाँ छुपाया है? नहीं तो तू जानता नहीं मुझे मुर्दों को ही बुलवाना आता है। ये सुनते विवेक एक पल को ठहर गया। वह खुद में ही बुदबुदा उठा, अगर मेनका अपने घर में नहीं पहुंची तो गई कहाँ? कहीं वे किसी मुश्किल में तो नहीं है? विवेक से लड़ते हुए गुंडे आपस में आंखों का संकेत करते उसे घेरने का प्लान करते हैं और उनमें से एक गुंडे की आकर विवेक के सर पर तेजी से वार कर देता है। जब तक विवेक खुद को संभाल पाता वे दोबारा उस पर वार करते हैं और वह लहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसे बेहोश देख जग्गा अपने अपने आदमी को निर्देश देता हुआ कहता है, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, वहीं इसकी खातिर करते हैं, क्योंकि जब तक ये लड़की का पता नहीं बता देता इसका गेम भी नहीं बजा सकते। जग्गा के निर्देश पे वे सभी विवेक को घसीटते हुए उठाकर गाड़ी के पीछे डाल देते हैं। इसके तुरंत बाद वे आकाश को फोन करके इस बात की खबर देने लगता है। उदास आंखों में अपने आसपास का मंजर देखती मेनका अभी अपनी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी तेज धक्के से उसका पूरा जिस्म हिल जाता है और वह बेड पर गिरती गिरती बचती है। ए चल उठ, ये तेरा घर ही है, तेरा बेड नहीं है। पट्टी हो गई, अब उधर बैठ जा जाके। वे कोई नर्स थी तो जनरल वार्ड में आते सभी को इधर उधर से हटा रही थी। वह सरकारी हॉस्पिटल का एक जनरल वार्ड था जहाँ कुछ समय पहले मेनका बेहोश पड़ी थी और होश आते हुए देखती है कि वे जगह अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। एक ही बेड पे कई मरीज पड़े थे तो कुछ दीवार से लगे पड़े हुए थे। कितना सारा शोर और आवाज वहाँ ठसी पड़ी हुई थी। उस पर 2-3 नर्स सबको इधर उधर सेट कर रही थी। इधर मेनका को भी वहीं किनारे दीवार की ओर ढकेल देती है। वह चुपचाप भीड़ के साथ खड़ी हो गई थी। ये चल उधर सरक। कोई लड़की मेनका को थोड़ा और पीछे धकेलती हुई आराम से जमीन पर यूं पसट के बैठ जाती है जैसे वो उसका निजी बिस्तर हो। उसकी देखा देखी 1-2 और लड़कियां जो उसके बगल में खड़ी थी वो भी उसके साथ साथ जमीन पर आराम से पसटती गई। अचानक जहां मेनका को सरकवाया गया था वो जनरल वॉशरूम था जिसके खुले मुहाने से बेहद बुरी तरह से बदबू बाहर फैल रही थी। उस गंध के जरा भी घेरे में आती मेनका की बुरी हालत हो जाती है और मुंह पकड़े वह उसे पीछे सरक जाती है। इतनी गंदी जगह और उस पर इतना बदबूदार माहौल, उसे लग रहा था जैसे अभी उसकी उबकाई छूट जाएगी। पर किसी तरह से अपनी साड़ी का आंचल मुंह में दबाए वह उसके पीछे सरकती हुई लड़कियों के पास खड़ी हो जाती है। वे बैठी हुई लड़कियां आपस में बात करते करते मेनका की ओर देखती हुई कहती है, अब हमारे सर पर यूं ही खड़ी रहेगी क्या? यहाँ से निकल, चल नीचे बैठ। मेनका की उस वक्त इतनी बुरी हालत थी कि सर पर चोट लगने से उसका सर अभी भी चकरा रहा था और ना चाहते हुए भी उसे उनके संग जमीन पर बैठना पड़ा। मेनका के बैठते हुए लड़कियां जो उम्र से 25 के आसपास की रही होंगी मेनका को ऊपर से नीचे घूरती हुई वे आपस में बोलने लगी, ज्यादा महारानी बनती है, बैठी ऐसे है जैसे बहुत बड़ी रानी हो। चल ठीक से बैठ, ये जगह तेरे बाप की नहीं है, समझी? मेनका इस समय वही गहरी गुलाबी साड़ी पहनी थी और उसके सर पर पट्टी बंधी थी। उस वक्त जितनी उसकी साड़ी चमक रही थी उससे कहीं ज्यादा गहरी उदासी उसके चेहरे पे मौजूद थी। उसके उजास रंग को ऊपर से नीचे देखती हुई फिर से लड़कियां आपस में बोलती हैं, बड़ा चिकना रंग है, तो उससे नहाती है क्या? हाँ लगता तो यही है। इस पर वे फुसफुसाती हुई आपस में हंसने लगी थी। इसका तो धंधा भी बढ़िया चलता होगा, कस्टमर रंग देख के पहले आता है ना।
सही बोली तू, आज भी ना यही लफड़ा हो गया। वो चिकना अपने को पहले देख के मुस्कुराया और हाथ दूसरी का पकड़ लिया। बस इसी बात पे मारा पीटी हो गई और अपन सबको फालतू में धंधा खोटी करके ना हॉस्पिटल ले आया। ये सब सुनते ही मेनका का मन कांप गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे किनके बीच बैठी है। वे तुरंत वहां से उठकर जाने को ही पर भल को सर पकड़े बुरी तरह से लहरा गई, जिससे वे लड़कियां उसे पकड़ती हुई बोलती है, अरे तुझे क्या हुआ, चल अच्छा बैठ जा ठीक से। मानसिक और शारीरिक दोनों दर्द से उसका मन डूबा जा रहा था। उसमें उठने तक की ताकत नहीं बची थी। वे दोनों हाथों से अपना सर पकड़े वहीं बैठी रही। वे लड़कियां कभी उसकी गालों को छूती तो कोई उसकी साड़ी देखती हुई आपस में बोलती रही, तू साड़ी पहन के धंधा करती है, तेरा गाल कितना सॉफ्ट है, कौन सी क्रीम लगाती, बोलती क्यों नहीं, अपने को कोई और लफड़ा लगता है, कई लड़के वड़के के साथ भागने वाला चक्कर तो नहीं, कोई लड़का तुझे छोड़ के भाग तो नहीं गया। ये सुनते ही मेनका झटके से सर उठाकर उनकी ओर देखती रह गई, जिसे वो उसकी मंजूरी मान लेती है। मेरे को पहले ही लगा था जरूर ऐसा ही सीन होगा, बोल क्या लड़के ने तुझे मारा पीटा। मेनका से कुछ न कहते बना दूसरी लड़की फिर बोल पड़ी, क्या फर्क पड़ता है, जब एक बार अपना घर छोड़ दिया तब नहीं सोचा तो अब क्या सोचना, मारे पीटे रखे निकाले सब अपन का ही तो कर्म है। वह लड़की दर्द की तरह एक एक शब्द कहती रही मानो किसी ने उसके दबे जख्मों को कुरेद दिया हो। वह दर्दीले भाव में कहती रही, मैं भी अपने प्रेमी संग भागकर उसके साथ अपने सपनों का संसार सजाने निकली थी, पर मिला क्या, ये धंधा और 4x4 का कोना। सच्ची कहता था मेरा प्रेमी, साला बोलता था जब तू जिस घर में 20 साल रह के उसके बारे में नहीं सोची तो अब काय को सोचना। बेच दिया मेरे को उसने और अपने ने भी अपना लिया सब। सच्ची किया, यही होना चाहिए था अपन के साथ। जिसने माता पिता को जीते जी मार दिया उसे कोई नहीं माफ़ करता। अब अपन साला रोज मरती है, रोज उस पल को कोसती है जब अपना घर छोड़ा था किसी अजनबी के लिए। ये सुनते ही मेनका के हलक से दबी चीख निकल गई। लगा आंखों से आंसू नहीं सैलाब बह निकलेगा। अपने होंठ कसकर दाबे वे सर दीवार पर टिकाए अंदर ही अंदर बिलख उठी। शायद कांच टूटकर फिर जुड़ जाए, पर विश्वास का टूटना क्या होता है वो उसे भुगतने वाला मन ही जानता है। जिस पर आंख मूंद कर विश्वास करके अपना सब छोड़ दिया उसी ने आज उसे किस दोराहे पर लाकर खड़ा किया कि जीने की चाह रही न मरने का हौसला। मन करता है उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछूं कि क्यों किया उसने ऐसा, कितना प्यार तुम्हारी बातों में था, काश वो तुम्हारे दिल में भी होता। किरण, उनके शब्द जैसे खुद में ही कांप गए। सोचा ही नहीं था कि किरण को फिर कभी देखेंगे और वो भी दीवान मेंशन में। वे कई बार अपनी पलकें झपका झपका कर खुद को यकीन दिलाने लगे कि उनकी नज़रों के सामने जो है वो सच में किरण ही है। वही किरण, नाम सुनते जिसे उजला का मन कांप गया। इतने समय बाद किसी ने उसे उसके वास्तविक नाम से बुलाया था। वह तो किरण को जाने कितनी तहों के नीचे दफना ही चुकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम यही हो तो अरुण ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उजला हूँ, किरण नहीं दादाजी। बेहद भारी मन से कहती उजला नजरें झुकाए दादाजी के पास आती उनके चरणों के पास बैठ जाती है। दादाजी की नजरों के सामने किरण थी जो खुद को कुछ और ही बता रही थी। ये सुनते वे बुरी तरह से उलझ गए, समझ नहीं पा रहे थे कि वे कह क्या और कर क्या लें। किरण की किसी को जरूरत नहीं, बस सब उजला को जानते हैं। जो यहाँ काम करती है वो सबकी ज़रूरतों के लिए खड़ी रहती है। अब बस यही मेरी पहचान है दादाजी, बस यही। कहते कहते उसके शब्द भीग जाते हैं। ये क्या कह रही हो बेटी, तुमने क्यों सबसे अपनी पहचान छिपा रखी है और क्यों अपना ऐसा हाल बना रखा है? मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा। दादाजी, मेरे जीवन में अब कुछ भी समझने लायक नहीं रहा। बस नियति जो खेल मेरे साथ खेल रही है उसे चुपचाप भोगे जा रही हूँ मैं। जिसे कभी देखा नहीं, बाबूजी के कहने पे उसे सदैव पति माना। बिना देखे इस घर से मेरा नाता जोड़ दिया गया, सब स्वीकार था। फिर कोई अचानक से आकर मेरा अपहरण कर लेता है, पर क्यों करता है ये भी मुझे नहीं पता। उससे बचते जब तक मैं उसके सामने आती हूँ तब तक मुझे बिना बताए ही सब धिक्कार देते हैं। मैं तब भी उफ नहीं कर सकी। फिर जाने नेते को क्या सूझा मुझे यहाँ ले आई, वो भी किसी अजनबी की तरह। सोचा कि शायद कभी मौका मिले तो मैं अपना सच किसी को कह सकूं। पर पता चला कि किरण को ये घर अपनाने से पहले उसे घर त्याग चुका है। अब घर छोड़कर चले गए और उन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया और अपने बाबूजी को तो मैं पहले ही कोमा की निद्रा में ले जा चुकी है। तो बताइए दादाजी, मैं कैसे किरण को सामने लाती जब कोई उसका नाम तक नहीं यहाँ सुनना चाहता।
मैं तो ऐसी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने की ही नहीं, और बिना सुनवाई के मुझे सबने कसूरवार मान लिया। कहते कहते उजला पूरी तरह से सुबक पड़ी। दादाजी हैरान उसे देखते सब समझने की कोशिश करने लगे। बेटी, ये सब कैसे हुआ? कौन था वो? कम से कम उसके बारे में सबको बता देती। नियति का चक्र तभी कहाँ रुका। आज मुझे ऐसे दोहराए में खड़ा कर दिया कि अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो एक साथ 2 और जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अब बस ये खामोशी ही मेरी नियति है। दादाजी, ऐसा मत कहो बेटी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं अरुण को सब सच बता दूंगा। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको मेरी सौगंध है। किरण, भूल जाइए इस नाम को। अब इस नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। मैं अपने लिए सबकी आंखों में अजनबीपन सह सकती हूँ, पर घृणा नहीं। प्लीज दादाजी, आप किसी को कुछ मत कहिएगा। एक बड़ी था जो मेरा सच जानता था, वो भी मेरी वजह से चला गया। मैं अब और गुनाह अपने ऊपर नहीं सह सकती। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए बस। बुरी तरह से उसका मन बिलख उठा था। वह आंचल से चेहरा पोंछती तेजी से मंदिर से बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह से जाते देख दादाजी ना उसे रोक पाए ना कुछ कह सके। किरण के दुख से उनकी आंखें भी भीग आई थी। वे अपनी भरी हुई आंखों से पलटकर प्रतिमा की ओर देखते हैं, जहां राम सीता संग विराज चुके थे। उस संपूर्णता को अपनी भीगी पलकों से निहारते वे हाथ जोड़े बुदबुदा उठे। आज आप तो पूर्ण हो गए, पर मेरा अरुण और किरण साथ होते हुए अपूर्ण है। ऐसा क्यों किया भगवान आपने? ठीक है, आपकी अगर ऐसी ही मर्जी है तो राम लिखी सो हुई, पर आज आपसे आपका सेवक एक प्रण लेता है। जब तक आप मेरे अरुण किरण को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपका दायरा भिन्न पूजा के सूना रहेगा। हाथ जोड़े प्रतिमा को निहारते उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली थी। उसको पकड़ के रखो जब तक कि मेरी बहन का सही से पता नहीं बता देता। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अपन ने ये कहने मिलाया कि वो भाग गया साला। क्या? तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। अपन ने बरोबर पकड़ा था, पर जाने कैसे गाड़ी से गायब हो गया। लगता है कोई और ही होगा उसे बचाने वाला। यू इडियट, अब जाओ उसे ढूंढो, और जब तक कुछ पता न चले तब तक अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर जरूर हो जाएगा। तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करते आकाश जो ही मुड़ता है, अरुण दूसरी ओर से आ रहा था और साथ में उसके डॉक्टर भी थे। वे बड़े हॉस्पिटल में दीवान परिवार सबसे बड़े ट्रस्टी थे, जिस वजह से हॉस्पिटल का एक हिस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए था। जहां इस वक्त किरण के पिता भी एडमिट थे और एक दीवान साहब भी यही मेडिकेयर में थे। आकाश इस समय उस फ्लोर में वेटिंग रूम में था, जो किसी अच्छे खासे सुव्यवस्थित कमरे की तरह था। सोफे में पैर पर पैर रखे आकाश सामने बैठे डॉक्टर की एक एक रिपोर्ट सुन रहा था। नाउ ही इज सफरिंग कार्डियक अरेस्ट। अभी हमने उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिसेंट्री एंड देकर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया है। सो ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो डिफाइब्रेटेड इनिशिएट करेंगे। उन्हें होश कब आएगा? अरुण पूछता है। शायद बहुत गहरा सदमा लगा है तो कहना मुश्किल है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। डॉक्टर की बात सुनते आकाश सख्त स्वर में कहता है, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। अंडरस्टैंड डॉक्टर? डॉक्टर ये सुनते थोड़ा सकपका जाता है, फिर हामी में सर हिलाते वे बाहर निकल जाता है। डॉक्टर के जाते अरुण आकाश की ओर देखता हुआ पूछता है, मेनका को कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं उस रास्कल ने कहाँ छिपाया उसे। अपनी हथेली मसलते हुए आकाश कहता है, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। दिखने में कितना जेंटल दिखता था। अरुण की बात पे आकाश का ध्यान इस बात पर जाता है। वे समझ गया था कि अरुण अभी विवेक का अतीत जानता नहीं था, इससे वे अपनी बात का सिरा अपनी तरह से मोड़ता हुआ कहता है, तो तुम्हें भी तो हर किसी पे आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत है। ऐसे छोटे लोगों को ना कोई करैक्टर होता है ना ईमान। अब देख लिया ना, जिसने उस पर तुम्हें दया करके उसे नौकरी दी, उसी ने तुम्हारी बहन को अपने जाल में फंसा लिया, और जाने बागे क्या करेगा उसके साथ। भैया, इस सच से हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते कि मेनका अभी भी उसके पास है। वो तो मासूम है, उसे बहकाया उस रास्कल ने। नहीं तो जिसकी औकात मेंशन में झांकने भर की भी नहीं थी, वे मेनका के साथ होने की वजह से अंदर तक घुसता चला आया, और डैड की ऐसी हालत का भी वो ही जिम्मेदार है। मेरी पकड़ में एक बार आ जाए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत तो उसकी अब मेरे हाथों लिखी है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तेजी से उठता हुआ अरुण ये बात कहता है तो आकाश उसे टोकता हुआ पूछता है, जा कहाँ रहे हो? सबसे पहले मेनका को ढूंढने। मैं मेनका को कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कहते हुए दोनों तेजी से बाहर निकल जाते हैं।
दोनों अपनी अपनी कार लिए इधर उधर जाने किस किस गली की खाक छानते फिर रहे थे, पर मेनका का कुछ पता नहीं चला। आकाश ने सिक्योरिटी टीम को भी उसे खोजने भेजा हुआ था। इधर मेनका खुद कहाँ फंसी थी उसे पता नहीं था। महलों में पली मेनका जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उस वक्त उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। कुछ देर यूं ही बैठी रहने के बाद वह कुछ हिम्मत करके वहां से उठकर जाने लगी। वह अभी उस वार्ड के बाहर निकल ही रही थी कि कुछ रिपोर्टर वहां धड़धड़ाते हुए आते खबरों की तलाश में लगते हैं। उन धंधा करने वाली लड़कियों पर जो ही उनकी नजर जाती है वो उनके पास आते कैमरा ऑन करते पूछते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था पर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जरा उस पर जो सवाल पूछे सही से जवाब देना। पैसा देगा क्या? तभी जवाब देगी मई। अरे हर बात पे पैसा? अच्छा 100 रुपये देंगे, बोलो, नहीं तो किसी और से पूछे। अरे मैडम गुस्सा क्यों होती, पूछो, अपन देगी जवाब। ये सुनते ही कैमरे के आगे खड़ी रिपोर्टर पूरे फॉर्म में आती हुई कहने लगी, आप देख रहे हैं यह है सरकारी हॉस्पिटल की असली हालत, और इस बेकसी मारों की कहानी सुनने खुलने वाली है हम सरकारी दावों की पोल। यह है सुनीता। इस पर एक लड़की बुरा सा मुंह बनाकर ऐसे देखती है कि मैंने नाम कब बताया और ये सुनीता कौन है। तब रिपोर्टर आंखों से इशारा करती उसे इन सब पर ध्यान न देने का संकेत करती अपनी बात का जवाब देने को कहती है। वह लड़की भी पूरा नाटकीय मुंह बनाकर अंधशंठ बोलने लगती है, पर उस वक्त मेनका को नहीं पता था कि उस लड़की के पीछे होने से उसका चेहरा न चाहते हुए भी कैमरा में कवर हुआ जा रहा था। फिर उन सबसे उबती वे किसी तरह से हिम्मत करके बाहर जाने लगती है। हॉस्टल में बेहद भीड़ थी। उसने आज से पहले कभी न ऐसा माहौल देखा और न कभी कल्पना की। एक तरफ ऐसा माहौल था जो दूसरी तरफ विवेक का धोखा। उसका मन बस डूबा जा रहा था। ऐसे सोचते सोचते वे वहां से चली जा रही थी। अरुण और आकाश जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते मेनका को खोजते फिर रहे थे। विवेक का हॉस्पिटल ऑफिस में भी ऑफिशियल एड्रेस लिखा था, वो गलत निकला, और इस पर उन्हें कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। अरुण को रह रह कर उस पर गुस्सा उमड़ रहा था, जैसे अगर सामने मिल गया तो निश्चित रूप से उसका गला ही दबा देगा। झूठ और धोखे से उसे सख्त नफरत थी, लेकिन अक्सर ही इसका इसी से सामना होता, जिससे वह बुरी तरह से तिलमिला उठता। हर जानी अनजानी जगह वह गाड़ी घुमाते तो कभी पैदल कुछ रास्ता खंगालते। फिर एक जगह दोनों एक साथ खड़े बुरी तरह से भन्नाए हुए आपस में कहते हैं, अब तो रात होने वाली है और अभी तक हम उस रास्ते का कुछ पता नहीं कर पाए। कैसी मुसीबत है, पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते, नहीं तो ऐसी दफा में डलवाता ना कि जीवन भर कभी बाहर ही नहीं आ पाता। अभी इस तरह की बात से ज़्यादा जरूरी है मेनका का पता करना। पता नहीं कहाँ होगी वो, वही तो समझ नहीं आ रहा। आक्रोश में सिगरेट जलाते हुए आकाश इधर उधर देखता है। तभी उनके पीछे आती सिक्योरिटी टीम जो अपनी तरह से मेनका को खोजने में लगी थी, उसका हेड आकर आकाश को अपने मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए कहता है, सर ये वीडियो देखिए। क्या है ये? सर इसके पीछे देखिए, लगता है इस न्यूज़ रिपोर्ट करते वक्त अभी किसी रिपोर्टर की नज़र मैम पर नहीं पड़ी। अरुण भी उस वीडियो को देख रहा था जो उसी हॉस्पिटल का था जहाँ मेनका थी। उस न्यूज़ को रिपोर्ट करते समय उसका चेहरा उस रिपोर्ट में कैद हो गया था, पर अभी तक किसी की नज़र उस पर गई नहीं थी। ये देखते ही अरुण जल्दी से बोलता है, ये वीडियो तो 1 घंटे पहले का है, तो मेनका के भी वहाँ होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। इससे पहले कि आकाश इस पर कुछ प्रतिक्रिया करता, अरुण जल्दी से कह उठा, मेनका को भी किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हमें मेनका को वहाँ से चुपचाप निकालना होगा। आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर कहीं भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगे तो बस एक मैसेज करना, पूरी टीम बैकअप के लिए तैयार रहेगी। आकाश की बात पर हामी में सर हिलाते अरुण अकेला कार लेकर उस हॉस्पिटल की ओर चल देता है। उस सरकारी हॉस्पिटल के बाहर अभी भी अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। वे रिपोर्टर जो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे अभी भी वहां मौजूद थे। मेनका अब हॉस्पिटल के बाहर निकलकर कुछ दूर तक चली आई थी। एक हाथ से अभी भी अपना सर थामे हुए थी। चोट की पीड़ा उसकी हाव भाव में झलक रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे करे क्या। उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था और ना ही कुछ पैसे। साथ ही अपने घर पर किसी को कॉल करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वह दिशाहीन बस चलती जा रही थी। हॉस्पिटल से कुछ दूर निकलते वे किसी सुनसान रास्ते पे आ गई थी। तभी चक्कर आते हुए सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ जाती है। तभी एक बाइक आकर ठीक उसके सामने रुकती है। उसमें बैठा एक लोफर जैसा लड़का मेनका को अकेला बैठा देख इधर उधर देखता हुआ उसकी तरफ आता पूछता है, ए जल्दी है क्या? आवाज़ सुनकर मेनका सर उठाकर उसे देखती है। उसकी आंखों में लालसा साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
वे अवाक उसे देखती रही, जिसका अपनी तरह से मतलब निकालता वह लड़का मेनका का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने ही वाला था कि एक तेज आवाज वातावरण में गूंजी और वह लड़का हवा में उछलता हुआ उसे दूर छिटकता हुआ गिर पड़ता है। एक पल को उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। वह अपना सर इधर उधर हिला डुला कर खुद को संयत करता हुआ फिर से मेनका की ओर देखता है, जहां वह किसी के बहुत पास खड़ी थी। ये देखते हुए किसी तरह से खुद को उठाता हुआ उसकी ओर आता हुआ कहता है, मेरे को क्यों मारा? वह लड़का अभी बुरी तरह से सूझ था। मैं आया गाल को सहलाते हुए बोलता है। मेनका को संभालते हुए अरुण खड़ा था, जो अब उस लड़के का कॉलर पकड़ता हुआ बोल रहा था, अकेली मजबूर लड़की हर बार मौका नहीं होती। कहते हुए फिर से उसे पीछे की ओर ढकेलता हुआ मेनका को लिए कार की ओर बढ़ जाता है। एक्सीडेंट की वजह से मेनका अभी भी अस्वस्थ नजर आ रही थी, पर अचानक अपने भाई को देखते हुए उससे लिपटती हुई बिलख उठी, जैसे देर से दर्द के बाद अब उसे मरहम मिल गया हो। वह बुरी तरह से बिलखती हुई कह रही थी, सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेनका उससे लिपटी हुई रोती जा रही थी। उसे रोते देख अरुण का मन भी भर आया, पर किसी तरह से खुद को नियंत्रण करता हुआ वह मेनका के आंसू पोंछते कहने लगा, बस अब चुप चुप, जो हुआ भूल जाओ, पहले खुद को संभालो, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है चलो। मेनका को सहेज बैठाते हुए मेंशन की ओर चल देता है। वे एक कम रोशनी वाला छोटा सा कमरा था, जहां औंधे मुंह विवेक लेटा था। उसके शरीर में जगह जगह जख्म थे, तो शर्तियां मारपीट की वजह से आए थे। सेल्वन उनमें पट्टी कर रहा था। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। होश में आते हुए दर से करहाते हुए खुद की स्थिति देखने लगा। वे एक कमरे में था और सेल्वन उसके पास बैठा उसके शरीर में दवाई लगा रहा था। ये देखकर वह उठने की कोशिश करने लगा, पर इससे उसके शरीर के पोर पोर में दर्द उभर आया। लेटे रहो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं हूँ कहाँ? इससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कैसे आए, वो तो तुम्हें मार ही देते। सेल्वन, तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, पर इसे भी तुम मेरी कोई साजिश समझ लेना। मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिले और इसके लिए तुम जिंदा रहना ज़रूरी है। सेल्वन बेहद सपाट भाव से कहता अब उठकर अपने हाथ साफ करने लगता है। विवेक भी अब सहारा लेता हुआ उठता सेल्वन की ओर देखता हुआ जैसे पिछला सब सिलसिलेवार याद करने लगता है और कह उठता है, मेनका वो कहाँ है? मुझे उसे किसी तरह से ढूंढना होगा। सेल्वन देखता है कि विवेक खुद को घसीटते हुए उठकर बाहर निकलने लगता है, तो उसे टोकता हुआ कहता है, कोई फायदा नहीं उसे ढूंढने का। मुझे भी पता चला है कि वापस मिशन चली गई है। क्या? हाँ, शायद ये होना ही था। खैर, तुम ये दवाई खा लो और ठीक होने तक यहीं रुको। इस जगह का भी फिलहाल किसी को पता नहीं है। कहते हुए दवाई वहां रखी एक मार टेबल पर रखता हुआ जाने लगता है, तो विवेक उसे टोकता हुआ कहता है, सेल्वन रुको। वह रुककर उसकी ओर देखने लगा। मैंने तुम्हें इतना सब कहा, फिर भी तुमने मेरी मदद की, क्यों? विवेक सेल्वन के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसके हाव भाव में जैसे कोई अनकहा दर्द उभर आया हो। क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ है। सेल्वन की बात पर विवेक हैरानगी से उसे देखता रहा। वे आगे कहता है, तुमने उस दिन कहा था ना कि मैंने किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए मुझे क्या पता इस प्यार की कीमत। तो हाँ, सच में मैंने सिर्फ खुद से प्यार किया, और जब तक मैं खुद के लिए जीता रहा तब तक खुश था अपनी जिंदगी से। पर जब इस प्यार को किसी दूसरे में तलाश किया, तभी से दर्द और दुख की दुनिया का एक बाशिंदा बनकर रह गया हूँ मैं। विवेक खामोशी से सेल्वन को देख रहा था, क्योंकि आज से पहले सेल्वन ने कभी खुद को व्यक्त नहीं किया था। वे अभी भी कहे जा रहा था, बचपन से अनाथ की तरह पला, और जिसने कभी कोई रिश्ता प्यार देखा ना महसूस किया, तो तुम समझ नहीं सकते वे इंसान अंदर से कितना खोखला हो जाता है। बस उस खोखलेपन के साथ किसी तरह से जी रहा था, और तभी एक वृद्ध से मिलना अचानक से हुआ। असल में वह सड़क पर बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, और उस वक्त मैं नहीं पहुंचता तो वे किसी भी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता। अब इसे संयोग ही समझो। मैं फिर रोजाना उसकी देख रेख के लिए जाने लगा। तब पता चला उसका कोई बेटा है, जिसके इंतजार में वह हर दिन जीते जी मर रहा है। और जब वह वापस ही नहीं आया तो उसकी अंतिम बार उससे मिल भी नहीं पाया। एक पिता बेटे का प्यार था, जिसे कुछ दिन मैंने उसका बेटा होकर जिया। उस वक्त का ऋणी हो गया था मैं, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता थे विवेक। नम शब्दों से सेल्वन कहता रहा, जबकि विवेक की आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे, जिन्हें वह रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। विवेक, उस वक्त पहली बार लगा मैंने अपना पिता खो दिया। यही वजह है कि मैंने पिछले से भी हर पल तुम्हारा साथ दिया।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार जिसकी वजह से बिखरा है उसका इंसाफ तुम्हें मिलना ही चाहिए। बस यही मेरा निजी स्वार्थ है। कहते हुए सेल्वन खामोश होता हुआ अपना सर झुका लेता है। विवेक अब उसके पास आता हुआ उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए जिसने बिना जाने ही तुम्हें गुनहगार मान लिया। कुछ पल तक दोनों खामोश होकर जैसे अपना अपना सच अपने अपने अंतर मन में खोदने लगे थे। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए सेल्वन कहता है, रंजीत साहब को बस अपना बदला दिख रहा है, इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि उनके रास्ते से मत जाओ और वो भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। मेरे बुरे वक्त में उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। मैं उनके प्रति भी गद्दारी नहीं कर सकता विवेक। तुम्हें अब इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हें मेरे लिए बहुत किया। अब आगे मुझे खुद ही अपना रास्ता तय करना होगा। कहते विवेक की आंखों में जैसे कोई अग्नि सी दहक उठती है। मेनका के मिलने की खबर से जैसे दबा हुआ थोड़ा दुख कम हो गया था मेंशन में। फिर भी मेनका जिस दहलीज को विवेक के साथ लांग कर गई थी उस पर वापस आते उसे एहसास तो हो गया कि कुछ तो जरूर हुआ है। मेनका को अपनी बाजुओं में समेटे अरुण जैसे ही पोर्च के अंदर आता है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसके पास आता हुआ जल्दी से कहता है, सर बड़ी को मारने वाले की तस्वीरें आ गई। ये है बड़ी, क्या हुआ उसे? जब वो कुछ तस्वीरें अरुण की ओर बढ़ा रहा था तब मेनका के हाव भाव आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उसके पीछे यहाँ क्या हुआ उसे पता नहीं चला था। मेनका को इस तरह परेशान देख अरुण से संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं, अभी कुछ मत सोचो, पहले अपनी तबीयत ठीक करो। इस पर एक मेड को संकेत करके मेनका को उसके साथ भेज देता है। मेनका हैरानगी से जाती हुई उसे देखती रही, जो अब उस तस्वीरों को लेकर लिविंग एरिया की ओर निकल गया था। सीसीटीवी फुटेज से बीती सारी घटनाक्रम की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने थी। वे केकड़ा का चेहरा देखते पहचान गया, जैसे उसकी आंखों में जैसे कोई दबी अग्नि जल उठी। पर उसी के साथ घायल बडी और उसके दोस्ती ने उसे कुर्बानी, वो सब सोचते उसकी आंखें नम हो उठी। खून से लथपथ होने पर भी वह कितना संघर्ष करता रहा। ये दोस्ती की अनकही मिसाल थी, जिसे व्यक्त करने में दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाना था। उस पल अपनी आंखों से गिरते अश्क को भी रोक न सका, जैसे जन्मों का जब्त समंदर आज उफान मारता हुआ बह निकला हो। बड़ी उसके उस पल का साथी था जब वह सबसे तन्हा था। उसे उस वक्त पर गुस्सा आ रहा था जब उससे बिछड़ जाना उसकी किस्मत में लिखा था। आखिर क्यों मिलाया गया उसे? उसके मन ने अंतरस ही उसके एहसास को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जिंदगी सवार मुझको गले लगाकर, यारा तेरी यारी मैंने खुदा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ तेरा यार। तुम यहीं बैठे रहोगे और मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे? क्षितिज को समझाती भूमि उसे अपने ऑफिस में आराम से बैठा देती है। क्षितिज को हामी में सर हिलाते उसके सामने की मेज पर रखे अपने ब्लॉक्स फैला लेता है। क्षितिज को अपने ब्लॉक्स में मग्न देख भूमि अरुण को कॉल लगाती है और उसे कुछ बोलने से पहले ही दूसरी ओर से आवाज आती है, बस मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मेनका मिल गई है, अब आप उसकी चिंता न करें। और क्षितिज कैसा है? अरुण की बात सुनते गहरा सुकून भरा श्वास खींचती हुई क्षितिज की ओर नजर दौड़ाती हुई कहती है, हाँ अभी फीवर नहीं है, पर घर पर रुक ही नहीं रहा, इसलिए अपने साथ संस्था ले आई हूँ। आज कुछ ज़रूरी मीटिंग है, बस उसके होते ही मैं वापस आती हूँ। मैं तो दादाजी से भी नहीं मिल पाई। बात करके कॉल को डिस्कनेक्ट करके भूमि क्षितिज के पास वापस आई थी कि प्यून उसे मीटिंग की सूचना देके चला जाता है। क्षितिज अपनी माँ के जाने के बाद कुछ देर तो बैठा रहता है, पर अगले ही पल अपने खेल से उबकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। बाहर संस्था के ही बच्चे उसे खेलते हुए दिखते हैं। उन्हें देखते हुए उसके पास चल देता है। वे सभी खो खो भाग दौड़ कर खेल रहे थे। कुछ हल्के मौसम की वजह से सबने हल्का पुलोवर पहन रखा था, जिसे खेल के चक्कर में अब सभी ने उतार कर रख दिया था। क्षितिज भी उनकी देखा देखी वही करता है और अपना पुलोवर भी उतार कर उन्हीं के बीच रखता हुआ उनके पीछे पीछे भागने लगता है। इधर भूमि की मीटिंग सरकारी प्रशासनिक अधिकारी संघ थी, जिसके अनुमोदन के बाद उसकी संस्था को सरकारी अनुदान मिलता। असल में गैर सरकारी संस्था अपनी अपनी परियोजना के ड्राफ्ट के अनुमोदन के बाद ही इस तरह के सरकारी अनुदानों की उम्मीद करती है, जिससे उनकी संस्था में कम आर्थिक बोझा पड़ता है और वे अपनी संस्था की व्यवस्था उच्चतम स्तर की कर पाते हैं। जब तक मीटिंग हो रही थी तब तक अधिकारी के साथ में आए और अफसर बाहर का जायजा ले रहे थे। कुछ देर वे खेल देखते रहे, फिर उन बच्चों के पास से हटते हुए सहसा उनका ध्यान उनके पुलोवर पर गया। पता नहीं क्या उन्हें दिखा
और वे अक्सर एक दूसरे को मौन ही से ही देखते अंदर की ओर चल देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भूमि संग वार्तालाप खत्म कर ही रहा था कि उनमें से एक अफसर उसे कानों के पास आकर कुछ कहता है, जिसे सुनते ही वे अफसर के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। इसके पहले कि भूमि कुछ कहती या समझती, वे अफसर बाहर की ओर चल देता है। अगले ही पल वे सभी उस जगह खड़े होते जहां बच्चे खेल रहे थे। भूमि भी उनके पीछे पीछे वहीं आ रही थी। क्षितिज अपनी माँ को देखता दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ जाता है। क्षितिज को देखती हुई भूमि कहती है, क्षितिज अपना स्वेटर क्यों उतारा, जाओ लेकर आओ। क्षितिज को अपना पुलोवर लाने को कहती भूमि संशय भाव से उन अफसरों को देखने लगी थी। वे अफसर उन पुलोवर में से एक उठाकर भूमि की ओर लाता हुआ कहता है, ये क्या है मैडम? पुलोवर और क्या, लोकल या ब्रांडेड? ब्रांडेड है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी संस्था में सब टॉप क्लास व्यवस्था रखती हूँ। बच्चों के कपड़े भी ब्रांडेड होते हैं। तभी क्षितिज जो अपना पुलोवर उठाकर अपनी माँ के पास आ रहा था, उसे बीच में ही रोककर उसका पुलोवर लेता हुआ अफसर कहने लगता है, ये आपका बेटा है ना, तो आपके बेटे के कपड़े देखिए और फिर इन बच्चों के। मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैडम, सब कुछ साफ है और आपकी आंखों के सामने है। हाँ, भले ही आप इसे अनदेखा कर सकती हैं। भूमि अजीब नजर से उस अफसर को देखने लगी जो बेहद रूखे हाव भाव से अपनी बात कह रहा था। आप संस्था में दिखा कुछ और रही हैं और यहाँ हो कुछ और रहा है। आप संस्था के बच्चों के कपड़े नकली ब्रांड के ले रही हैं, जबकि सरकारी अनुदान आपको पूरा चाहिए। क्या कह रहे हैं आप ये दोनों पुलोवर खुद देखिए और आप उसके बाद जितना अनुदान बनना चाहे उतना बनती रहे, पर मैं इस बात को बिल्कुल भी हल्के से नहीं लूँगा। मैं आपका अनुदान ही नहीं रोकूंगा, बल्कि आपकी संस्था को ब्लैक लिस्ट भी कर दूंगा। नमस्ते। वे झटके से हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। भूमि हैरानगी से कभी अपने हाथ में पकड़े पुलोवर को देखती तो कभी उन जाते हुए अफसरों को। क्षितिज अपनी माँ को मौन देख उसके पैरों से लिपटता हुआ पूछता है, मम्मा घर चले। भूमि क्षितिज के सर पे हाथ फिराती हुई बस धीरे से हाँ में सर हिला देती है। अरुण की अधूरी बात से बहुत कुछ बुरा होने का अंदेशा तो मेनका को हो गया था, जिससे उसका दिल अनजानी आशंका से तेज तेज धड़कने लगा। इस समय ना भूमि भी नहीं थी और अरुण से छोड़कर चला गया था, तो वे मेड से ही पूछने लगी। न कहते हुए भी उसे सब बताना पड़ा और सब सुनते जैसे वज्र सा उसके मन पर गिर पड़ा। उसके पिता उसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये सोचते उसकी आंखों से झरझर आंसू पड़ने लगे। उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिता से मिलने जा सके। एक पल के फैसले से उसकी सारी दुनिया बिखर कर रह गई थी। उस समय तो उसकी सारी नाराजगी विवेक के प्रति थी, जिससे उसने अपनी सारी दुनिया देखी, उसी ने उसकी सारी दुनिया में आग लगा दी। ये सोचने भर से उसकी आंखें बुरी तरह से भीग आई। बड़ी के बारे में ही पता चलते उसका मन खुद पर से नियंत्रण खोने लगा। वह जानती थी उसके भाई के लिए बड़ी क्या था, और बस उसी की वजह से बड़ी को उसने खो दिया था। मेनका बुरी तरह से टूट चुकी थी। ये उसके प्यार की ही नहीं, विश्वास की हार थी, जिसने उसे आज और भी अकेला कर दिया था। सारा कुछ उसके दिमाग में किसी चलते सा चला जा रहा था और इसी क्रम में उसका मन भी उसका साथ छोड़ता चला जा रहा था। अरुण हैरान नज़र से उजला को देखता है, जो अभी अभी मंदिर से निकल रही थी, क्योंकि मंदिर में दादाजी थे। ये दृश्य उसकी आंखों में ढेरों प्रश्न छोड़ गए। वह तो खुद ही उजला के सच के बारे में दादाजी को बताने वाला था। फिर यहाँ अचानक आने से उसे लगा शायद दादाजी भी उसे पहचान लेंगे या वही दादाजी को अपना सच कह देगी। पर अब दोनों को एक दूसरे के प्रति अजनबी देखते उसके हाव भाव भी सख्त हो गए। दादाजी तो आंख बंद किए प्रार्थना करने लगे, पर वे सच छुटलाने में कोशिश कर रहे थे। पर क्यों उजला अपना सच नहीं कहती, और दादाजी भी कैसे खामोश रह गए। उजला उस जगह से जा चुकी थी, पर ये सब देखते ही उनका मन बुरी तरह से बिखरने लगा। कुछ पल के सारी चीज़ों से उसका विश्वास ही उठ गया। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जब तक मेड ने आकर उसे उसकी बेचैन आवाज़ से झंझोर नहीं दिया। छोटे मालिक, जल्दी चलिए, दीदी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैं बहुत देर से उन्हें आवाज़ लगा रही। ये सुनते ही जैसे सारी चेतना अरुण की लौट आई और वह तुरंत फुर्ती से मेनका के कमरे की ओर भागता है। वह कुछ देर सेकंड खड़े होकर मेनका को आवाज़ लगाता है, पर दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाते वह तुरंत दरवाजे को कंधे से झटका देते तोड़ने की कोशिश करने लगता है। कमरा अंदर से लॉक किया गया था। दरवाज़ा बेहद मजबूत था, पर इस वक्त जैसे अरुण को कुछ सूझ ही नहीं रहा था।
पर तब सारा माजरा समझती उजला दूसरी चाबी ले आई थी और अरुण को टोक कर चाबी उसकी ओर बढ़ा देती है। दरवाजे के खुलते कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा ये उसने कल्पना भी नहीं की थी। मेनका बेड में निस्तेज पड़ी थी और उसकी कलाई से लगातार खून बह रहा था। एक ही पल में जैसे सारी मुसीबतों के अंधेरों ने दीवान परिवार को अपनी जकड़ में पकड़ लिया था। देर रात रंजीत वापस अपने मेंशन आता है। आते ही वे आउटलेटर लिविंग एरिया में अपने पसंदीदा आरामदायक सोफे पर बैठकर जाम लिए स्विमिंग पूल पर गिरता हुआ चांद निहारता है। उसी पर रानी का काम होता था कि वर्तिका के पूरे दिन का ब्यौरा उसे दे। साहब, मैं बहुत मनाई मैडम को, पर आज दोपहर से खाना नहीं खाई। रात को ही उनके पसंद का बनाया, उसे तो देखा भी नहीं। रानी अपनी बात कहने के बाद कुछ देर यूं ही खामोश खड़ी रही कि शायद रंजीत उसके लिए कोई हुक्म जारी करे। रंजीत अपने हाथ का गिलास खत्म करके उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, खाना लेकर आओ। वे हामी में सर हिलाती चली जाती है। जब तो रंजीत उठकर वर्तिका के कमरे तक पहुंचता है, रानी हाथ में बड़ी सी ट्रे के साथ उसके सामने खड़ी होती है। रंजीत उस ट्रे से परोसी हुई प्लेट उठाकर वर्तिका के कमरे में चला जाता है। कमरे में नाम मात्र के जलते लैंपपोस्ट की रोशनी में वर्तिका मोबाइल में बिजी थी। रंजीत जानकर उसे देखा करता हुआ प्लेट लिए उसके बगल में ही बैठ जाता है और कहने लगता है, वाह, आज लगता है सब्जी कुछ खास बनी है। अरे ये तो तुम्हारी पसंद की है। मुझे तो भाई बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सॉरी, पूछ नहीं पाऊंगा मैं। कहते हुए चाव से वे एक एक कौर तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे खाते हुए कनखनी से वर्तिका को देखने लगता है, जो मोबाइल किनारे सरका कर उसकी ओर देखती हुई कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? अभी तो बस 10 ही बजे हैं और 10 बजे कोई रात थोड़ी होती है। इस पर रंजीत जबरन भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अच्छा 10 बज गए, पता ही नहीं चला। रंजीत के भोले चेहरे के विपरीत वर्तिका अपने हाव भाव में गुस्सा भरती हुई कहने लगी, पता कैसे चलेगा? आपको न घर से निकलते घड़ी देखने की जरूरत होती है, न घर आने पर। कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कितने दिन से यही देख रही हूँ और मैं तो देख भी लूँगी, पर भाभी के साथ ये सब नहीं चलेगा। वो क्या कहेंगी, उन्हें कैसा लगेगा? मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हूँ, पर आपको तो कुछ मतलब ही नहीं। वर्तिका को जो भावावेश में कह गई उस पर रंजीत आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछने लगा, कौन सी भाभी? क्यों, आपको शादी वादी नहीं करनी क्या? और हो भी कैसे जब आपके पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे लिए भी समय नहीं है, और ये मेरे पास बैठकर जो खाना खाने का नाटक कर रहे हैं ना, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी नहीं खाने वाली, आज कल परसों कभी नहीं खाऊंगी। वैसे जब मुझे अपनी बहन के पसंद के कपड़े पसंद आते हैं तो भाभी भी चलेगी। वो भाभी है, कोई कपड़ा नहीं। और क्या मैं जिससे भी कह दूंगी आप उससे कर लेंगे शादी? हाँ बोलो, अभी करनी है? चलो उठो, कहाँ है लड़की? अभी चलते हैं। भैया प्लीज़, आज मैं आपके किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। आपको जब मेरी विश से कोई मतलब ही नहीं तो छोड़ दीजिए मुझे अकेला। वर्तिका मेरा बच्चा, तुम ऐसे कहोगी तो सच में मैं अभी इसी वक्त जो पहली लड़की दिखेगी उसे शादी कर लूँगा। अच्छा हाँ बिल्कुल। अभी ये रंजीत कहता है कि रानी उस कमरे में ट्रे में खाना लेकर आती उनके सामने खड़ी हो जाती है और रंजीत की बात सुनने के बाद दोनों अब रानी को देखते और ठसक कर हंस पड़ते हैं। उन दोनों को इस तरह हंसते देख रानी थोड़ा झेप जाती है, फिर जल्दी से खाना मेज पर लगाकर कमरे से चली जाती है। वर्तिका को इस तरह हंसते देख रंजीत अब उसे अपने पास लाता हुआ उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, चलो अब साथ में खाना खाते हैं। और मेरी विश? सब मंजूर है, पर पहले खाना खा लिया जाए, नहीं तो खाली पेट के चूहे भी ना अपनी हड़ताल पर निकल जाएंगे। रंजीत अपनी बात कुछ इस तरह से कहता है कि वर्तिका खिलखिला कर हंस पड़ती है। अब दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाने के साथ साथ ही वर्तिका कल के समय के लिए रंजीत से प्रॉमिस ले लेती है और रंजीत भी इस बार कुछ नहीं कर पाता। खाने के बाद उसके सोने जाने के बाद ही रंजीत उसके कमरे में आता है। रंजीत के जाते ही वर्तिका झट से मोबाइल ऑन करके फिर से चैट में लग जाती है। उस बार आदित्य था, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, कल भैया को डिनर के लिए मना ही लूँगी। गुड जॉब। अब तुम्हारे हिस्से का काम है कि कैसे भी डॉक्टर ऊष्मा को डिनर के लिए मना कर लेकर आओ। बस तुमने अपने खूंखार भाई को मना लिया ना, बाकी तुम मेरा कमाल देखना कैसे मनाता हूँ मैं दी को। मेरे भैया को ऐसे क्यों बोला? ओह सॉरी, खूंखार तो उनकी आंखें हैं। बस ये सोचता हूँ कि वो इसी नज़र से दी को देखेंगे तो कहीं मेरी बकरी सी दी को हार्ट अटैक ना आ जाए। कहते हुए आदित्य ढेर सारी स्माइली इमोजी डालता रहा और बदले में वर्तिका गुस्से वाली
कुछ देर तक वो इमोजी खेलते रहे। उसके बाद कफर्तिका की आंखों में नींद समा गई और आखिर में आदित्य लव की इमोजी भेजकर गुड नाइट लिखकर मोबाइल ऑफ कर देता है। कहीं रातों में बेहिसाब प्यार था तो कहीं की रातें बेचैनी भरी थी। जाने कितनी देर अरुण मेनका का हाथ पकड़े उसे देखता रहा। वह उसकी इस हालत को देख पाने का कैसे हौसला कर पा रहा था ये उसका दिल ही जानता था। अभी उसे होश नहीं आया था। योगेश अरुण के पास आता, उसे अपने पास साथ बगल के केबिन में ले जाता हुआ कहता है, कब तक ऐसे बैठे रहेगा? बोला ना मैं हूं ना यहाँ पे। और वो आउट ऑफ डेंजर है, कभी भी उसे होश आ सकता है और ऐसे में तुझे सामने देखेगी तो कहीं एम्बैरेसमेंट में स्ट्रेस में ना आ जाए। इस पर अरुण योगेश का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार संभाल लेना, मैं तो इस वक्त इतना कंफ्यूज हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। बस जैसे तैसे मेनका को यहाँ ले आया, लगा हॉस्पिटल में ले जाते कहीं फिर से ये खबर न बना डाले। योगेश भी अरुण का हाथ थपथपाते हुए कहता है, हाँ डर तो इसी बात का है, लगता है बस मीडिया वाले दीवान के ही पीछे पड़े हैं। वैसे तो मुझे कॉल कर देता तो मैं ही झट से आ जाता, अभी भी कुछ लोग देख चुके हैं। पर डोंट वरी, मैंने अपने ज़्यादातर स्टाफ को मेनका के आसपास से हटा दिया है और मैं खुद पर्सनली उसे वॉच कर रहा हूँ। तभी आवाज़ के साथ योगेश देखता है कि भूमि और साथ में आकाश वहाँ आते हैं। योगेश उन्हें भी मेनका की सिचुएशन बताते हुए कहता है, आई थिंक आप सब अभी उसके सामने ना आए तो बेहतर होगा, उसे कुछ समय दे मेंटली स्टेबल होने का। मैं हूँ ना उसके पास। इस पर आकाश धीरे से पूछता है, क्या दूर से देख सकते हैं? इस पर योगेश हामी में सर हिलाता उसे अपने साथ ले जाकर वार्ड के कांच के परे से मेनका को दिखाता है, जो अभी भी अचेत लेटी थी। उसे इस तरह से देख आकाश अपना चेहरा उससे फेर लेता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन मौत को छूने चली थी और अगर ज़रा भी देर हो जाती तो क्या सच में वह उसे खो देता। ये सोच कर ही उसका कठोर सा दिखने वाला चेहरा कुछ पल के लिए नर्म पड़ गया और वह किसी तरह से अपनी आंखें भींचे अपने दर्द पर समेट लेता है। आकाश वहाँ नहीं रुकता और मेनका को देखकर ही चला जाता है, जबकि योगेश के केबिन से भूमि और अरुण बैठे थे। अरुण अपने हथेली में सर टिकाए शून्य में ताक रहा था। योगेश धीरे से भूमि से कहता है, भाभी मेरे ख्याल से आप इसे ले जाइए। अरुण बड़ी की डेथ से भी उबरा भी नहीं है और अब ये हादसा यहाँ रहेगा तो और भी परेशान बना रहेगा। इस पर भूमि एक नज़र अरुण की ओर दौड़ाती हुई अपनी नज़र झुका लेती है। योगेश फिर आगे कहता है, भाभी क्षितिज की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको इस वक्त उसके पास होना चाहिए। प्लीज़ आप बेफिक्र होके जाइए यहाँ से। नहीं योगेश, तुम यहाँ हो तो सच में मुझे मेनका की ओर से कोई चिंता नहीं, पर यहाँ से जाने भर से इस बेरहम वक्त से हम दूर नहीं हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैडी जी की खबर मेनका से छिपाऊं या मेनका की खबर डैडी जी से। सब तरफ से जैसे आफत आ रखी है। बड़ी का जाना तो खैर जैसे हमारे दिलों पर गुजरा है, ये तो शब्द ही नहीं बता सकते। मैं समझता हूँ क्षितिज को भी उससे बहुत लगाव था। हाँ, कल से ही बड़ी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसे बहलाने में संस्था ले गई और वहाँ जाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। समझ नहीं आता कब तक उसे ये बात छिपा पाएंगे। मेरी बात मानिए भाभी, तो कुछ दिन के लिए क्षितिज को आप फार्म हाउस ले जाइए। कुछ चेंज होगा तो उसे अच्छा लगेगा और हो सके तो मेनका को भी ले जाइए। दोनों कुछ समय के लिए इस तरह के माहौल से दूर रहेंगे तो अपने आप को संभाल पाएंगे। हाँ, शायद यही करना पड़ेगा। आखिर योगेश किसी तरह से मनाकर अरुण को भूमि के साथ भेज देता है। अरुण को इस तरह टूटा हुआ देखते हुए उसका दिल भी जार जार हुआ जा रहा था, पर वक्त तो हालात कब किसके बस में रहते हैं। उसे बस उम्मीद और दुआ ही थी जो संभाल सकती थी। हर एक रात दीवान मेंशन में दर्द की तरह बीतती तो हर सुबह कहर बरपाने को तैयार नजर आती। भूमि सुबह होते ही संस्था जाने को तैयार होती क्षितिज के पास आई। उजला क्षितिज के पास बैठी उसका सर सहला रही थी। उसे चुपचाप सोता हुआ देख वह धीमी आवाज में बात करने लगी। उजला, मुझे बहुत ज़रूरी है संस्था जाना, तुम थोड़ी देर सब संभाल लेना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ, आप आराम से जाइए, मैं क्षितिज के पास ही रहूंगी। भरोसे से आंख झपका कर वे भूमि को आश्वस्त करती है। भूमि क्षितिज का माथा प्यार से चूमती हुई मन कड़ा किए बाहर निकलने लगती है। उस वक्त उसके मन में जाने कितनी उथल पुथल मची हुई थी। इतना कुछ संस्था में गड़बड़ चल रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि कैसे उसकी नज़र इन सब बातों पे नहीं गई। उसे लगा था कि कल्याण के हटते सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ठीक। तो क्या हो, कोई और है इस सब के पीछे?
अगर जल्दी से उस शख्स का पर्दाफाश नहीं हुआ तो सारा आरोप उसी पर लगा दिया जाएगा। और हो भी क्यों ना, आखिर सारी जिम्मेदारी उसी की ही बनती है। अभी मैं मन ही मन खुद को बता ही रही थी कि उसी पल उसके मोबाइल में कोई मैसेज ब्लिंक करने लगा। इससे वे तुरंत लिविंग रूम की ओर जाकर वहाँ का टीवी ऑन कर देती है। टीवी का स्क्रीन ऑन होते ही उसमें खबर सुनाई देने लगती है। भूमि बुद्ध बनी अपनी जगह खड़ी रह गई। कोई रिपोर्टर जनता के बीच आकर उनसे राय ले रही थी और जनता भी जितना भी जानती थी उस पर अपनी राय बेबाकी से रख रही थी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ऐसे सो कॉल अमीर लोगों के साथ। ये बाकी लोगों को कुछ समझते ही नहीं। कितनी बुरी औरत है भूमि दीवान। क्या उसके अपने बच्चे नहीं हैं जो ऐसे मासूम बच्चों के साथ फ्रॉड करती हैं? ये भीड़ थी जिसका कोई चेहरा नहीं होता, बस होता है सुर में सर मिलाता हुआ सुर, जिसके लिए जो उनके सामने दिखता है वे उसी के सच मान लेते हैं। उस भीड़ से कोई फिर और बोल पड़ा, सब कर्मों का फल है। आखिर क्या बिगाड़ा था उन नादान बच्चों ने? ये उनके नाम पर आए अनुदान के पैसे को भी खा गए। तभी तो देखो उनके साथ भी बुरा हो रहा है। सुना है उनके शेयर के भाव कौड़ियों के भाव हो गए हैं। देखना उनके साथ अब बुरा ही बुरा होता जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कहा। ये सो कॉल बिलेनियर मासूमों का खून पी पी कर ही रच बने हैं। मेरा बस चलता तो मैं उसकी सारी संस्था में ताला लगवा देता और उस औरत को जेल के पीछे भिजवा देता। जनता आक्रोश में कही जा रही थी और रिपोर्टर इस बात को खुलकर न्यूज़ में दिखा रही थी। फिर माइक खुद के आगे करती हुए इस पर अपनी रिपोर्ट देने लगी थी। तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली रात जैसे ही संस्था की सरकारी रिपोर्ट आम हुई तब से जनता में इस बात का भारी रोष है और वे सभी इन मासूम बच्चों के हक की लड़ाई के लिए एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार संस्था को दी जाने वाली सारी सरकारी अनुदानों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकारी इस गैर सरकारी संस्था के खिलाफ क्या एक्शन लेती है सरकार। आगे का जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। न्यूज़ लगातार चलती रही पर उसका प्रभाव आंसुओं के रूप में भूमि के चेहरे पर नजर आने लगा। वह किसी तरह से खुद को संयत करती, टीवी ऑफ करके अब कहीं न जाने का फैसला करती वापस क्षितिज के पास चल देती है। दीवान इंटरप्राइजेस का मेन ऑफिस जहां बेतहाशा हलचल मची हुई थी। सारा स्टाफ जैसे सहमा बैठा था। अभी अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ ब्लैक सूट वाले सीधे प्रवेश कर गए थे। वे सभी 3 ब्लैक सूट में आंखों में काला चश्मा चढ़ाए हुए सुनियोजित भाव से कॉन्फ्रेंस रूम की कतार में बढ़े थे। उनका ऑफिस में इस तरह आना सबके लिए होश उड़ाने वाला सबब था। दीपांकर भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ में कुछ जरूरी फाइलें थीं। वे सभी इस तरह से बैठे थे जैसे किसी बात का उन्हें इंतजार हो। इधर अरुण और आकाश लगभग भागते हुए ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे पीछे ब्रिज भी थे। वे तीनों एक साथ प्रवेश करते उन सबको देखते हुए सकते भी थे। इससे पहले कि वे कुछ पूछते दीपांकर आगे आते हुआ कहता है, सर टुडेज एजेंडा इज टेक ओवर। टेक ओवर? आकाश भनाया हुआ एकदम से दीपांकर का कॉलर पकड़कर चीख उठा। इससे दीपांकर के हाथ की पकड़ी फाइलें जमीन पर गिर पड़ी। इस पर हमेशा दबा रहने वाला दीपांकर आकाश पर हाथ झटकते हुए उससे 2 कदम पीछे हटता हुआ गिरी फाइल उठाते हुए बोलता है, आई हैव सबमिटेड माई रेजिग्नेशन, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू इश्यूज। ये सुनते आकाश अवाक दीपांकर को देखता रह गया। उस पर उसके चेहरे पे इतना गुस्सा चढ़ने लगा कि अगर अरुण आकाश के कंधे पे हाथ रखे उसे रोक नहीं लेता तो पक्का दीपांकर को मुक्का जड़ देता। दीपांकर अब उन सबके बीच आता हुआ कहने लगा, सो जेंटलमैन वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। कहते हुए कुछ स्लाइड स्क्रीन में दिखाता हुआ कहता है, ये है अब दीवान इंटरप्राइजेस के नए शेयर होल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर टीम। दीपांकर इससे पहले कि आगे कुछ कहता आकाश फिर भड़क उठा, हाउ डेयर यू, तुम्हें ये डिसाइड करने का राइट दिया किसने? अब इन 4-5 काले सूट वालों में से एक खड़ा होता हुआ कहता है, मिस्टर आकाश, ये हक मिलता है हमें शेयर होल्डर्स होने से, और इससे पहले कि आप किसी फंतासी में रहें आपको रियलिटी में बता देता हूँ। इस समय दीवान इंटरप्राइजेस के 60% के शेयर होल्डर RR कंपनी के हैं, जिससे इनके नए MD वही हुए। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो आगे की प्रक्रिया पे हम बात किया जाए। ये सब आकाश अपना सर पकड़े खड़ा रह जाता है। तब अरुण आगे आता हुआ कहता है, तो चाहते क्या है तुम्हारे MD? इस पर वही दोबारा कहता है, सीधी सी बात है, नए MD आगे की प्रक्रिया तय करेंगे और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन्हें वही टैकल करेंगे। कहते कहते हुए स्क्रीन में एक एक करके कुछ स्लाइड शो दिखाते हुए एक ही कंपनी का ब्यौरा उनके सामने रखता है जो अब उनके हाथ से जा चुकी थी। दीवान से जिस तरह से लगभग हर क्षेत्र में अपने शेयर में अपना परचम लहरा रखा था, आज वे लगभग सारे उनके हाथ से निकल चुके थे।
एक ही पल में उनके हाथों से समय रेत की तरह फिसल गया था। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस सामने खड़े उस व्यक्ति की बातें वे चुपचाप सुन रहे थे। अब मेरे ख्याल से आप अपना सामान भी अपने अपने केबिन समेटना शुरू कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे एमडी साहब को ऑफिस में बेकार के लोग और सामान देखने की बिल्कुल आदत नहीं। वह व्यक्ति अपने साथ लाए डिवाइस में ऑनलाइन कनेक्ट था, जिसके पार रंजीत था, जिसका चेहरा तो वहाँ कोई नहीं देख पा रहा था, पर उसका होना सब महसूस कर पा रहे थे, जिससे आकाश की झुंझलाहट और भी बढ़ रही थी। वह जिस तरह से उनका अपमान कर रहा था, उसे आकाश पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ लग रहा था, पर उसके हाथ जैसे बंध चुके थे और वह मजबूरी में हुआ खड़ा था, जबकि अरुण के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। उनके पीछे खड़ा ब्रिज भी अभी तक अवाक भाव से खड़ा था। ये तय था कि जो हुआ वो सब उनकी कल्पना ने भी कभी नहीं था, पर सच उनकी आंखों के सामने था। अब आपको अपने पुराने सीईओ की ओर से कंसर्न पेपर साइन करने हैं। जब उन सबको लगा कि बात खत्म हो गई तो अरुण कहना शुरू करता है, मैं आपकी सारी बात मंजूर करता हूँ। ये सुनते आकाश एकदम से अरुण की ओर देखने लगा। मैं अरुण को टोकना चाहता था, पर अरुण बिना उसकी ओर देखे आगे कहने लगा, पर एक ज़रूरी बिजनेस डील आपका एमडी भूल रहे हैं। किसी कंपनी के जब तक सारे शेयर वैल्यू नहीं कर लिए जाते तब तो उसका नया एमडी पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर सकता। अरुण की बात सुनते वहाँ मौजूद सबके चेहरे पे अलग ही हाव भाव नजर आने लगे, जबकि अरुण आगे कहे जा रहा था, आप चाहे तो बिजनेस लॉ बुक को रीचेक कर सकते हैं। अरुण की बात पर जहाँ स्क्रीन के पार रंजीत के मन में भी हलचल हो गई थी, वहीं मौजूद सूट वाले भी अपनी अपनी बगले झांकने लगे थे। अरुण आगे कहता है, और इस प्रक्रिया के लिए कोर्ट भी समय देता है। इस तरह से अभी भी हमारे पास 30 दिन है। सो यू आर वैकेंट आवर ऑफिस नाउ। वे सभी सकते में थे। फिर दीपांकर एक कॉल रिसीव करता हुआ उधर से कुछ सुनता है। फिर इसके अगले कुछ समय में वे बोलता है, मिस्टर अरुण, आप कंपनी को टेक ओवर करने से कुछ समय के लिए तो रोक सकते हैं, पर आपका अधिकार सिर्फ उन्हीं कंपनी तक होगा जिनके आप शेयर होल्डर बचे रह गए हैं। ये बात भी याद रखिएगा। दीपांकर का इस तरह कहने से आकाश के तेवर फिर से चढ़ जाते हैं। वे अब की फिर से कुछ कहने वाला था, पर उन आकाश को हाथ से संकेत देकर रोक देता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि आकाश अरुण के संकेत पर चुप होकर रह गया था और मन मसोजे चुपचाप उन सबको घूरने लगा। अरुण अपनी पॉकेट में हाथ डाले उनके बीच आता हुआ कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है। उनमें से एक काला सूट वाला कहता है, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप इस 30 दिन में अपने सभी कंसाइनमेंट पूरे नहीं करते हैं तो आपको करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस वक्त हमारी कंपनी हमारे एमडी के सुपुर्द कर देंगे तो आप कम से कम इस नुकसान से खुद को बचा तो सकते हैं। मुझे पता है कि हमें अपनी कंपनी कैसे चलानी है। सोच लीजिए मिस्टर अरुण, ये सब जज्बाती फैसला आपको घर तक पहुंचा सकता है। मैं आपको दोबारा ऑफर कर रहा हूँ, बस एक साइन के साथ आपने बचे पैसों से बचा सकते हैं, नहीं तो बाद में नुकसान की भरपाई करते करते कहीं आपको अपना मेंशन तक न नीलाम करना पड़े। ये सुनते ही अब कि अरुण का चेहरा गुस्से में तन जाता है। वो किसी तरह से खुद को नियंत्रित करते हुए कहता है कि 30 दिन हमारे हैं और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मैं 30 दिन के बाद ही बताऊँगा। तभी वे आदमी कान में लगे डिवाइस से कुछ निर्देश पाते आगे कहता है, ओके मिस्टर अरुण, मिलते हैं 30 दिन बाद। कहते हुए सारे कॉन्फ्रेंस रूम से निकलने लगते हैं। उनके पीछे पीछे दीपांकर भी जाने लगता है। वो जाते हुए एक छुपी नज़र से आकाश और अरुण की ओर देखता है, जिसे वे अपने सामने नहीं देख पा रहा कि अरुण ने पैर से एक वायर उसके सामने कर दिया था, जिसकी सपेट में आता दीपांकर एकदम से लड़खड़ा जाता है, जिसे आगे बढ़कर अरुण से संभालते हुए कहता है, संभाल कर दीपांकर, दूसरों के रास्ते पे पत्थर बिछाने वाले कभी कभी खुद भी उन पत्थरों से लड़खड़ा जाते हैं, सो बी केयरफुल। उसके कंधे थपथपाते हुए अरुण तीखी नज़र से उसे देखता है, जिस दीपांकर सर झुकाए हुए वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्रिज के अलावा अरुण और आकाश थे। आकाश एकदम से मेज पर मुट्ठी से वार करता हुआ चीखता है। अफसोस होता है कि अब तक एक बास्टेट पर भरोसा करता रहा। अरुण आकाश के पास आता उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, चलिए, देर से ही आपको गलत सही लोगों की पहचान तो होनी शुरू हुई। आकाश सन्य भाव से अरुण को देखता रह गया। विवेक की हालत को देखते सेल्विन ने उसे एक ऐसे छोटे कमरे में रखा था जहां वे खुद आकर उससे मिल लेता और उसे बाहर की सारी खबर दे देता। मेनका की आत्महत्या करने वाली बात बताते हुए सेल्विन बता रहा था, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। मेनका ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। सुना है बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने उसे बचाया, काफी खून बह गया था,
दीवान परिवार ने इस खबर को लाख छिपाने की कोशिश की, पर मुझे पता चल ही गया। विवेक अपने हाथों के बीच सर थामे बैठा था। उसका चेहरा दर्द से भीग चुका था। फिर बिना सर उठाए गमगीन आवाज में पूछता है, कहाँ है वो इस वक्त? अरुण दीवान के किसी दोस्त के नर्सिंग होम में। पर तुम क्या वहाँ जाने की सोच रहे हो? वो तुम्हें बता दूँ, वह दीवान से बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है। मुझे किसी भी हालत में मेनका से मिलना होगा। मुझे उसके साथ बुरा होने करने का कोई हक नहीं। मैं उसे सारा सच बता दूंगा, फिर उसकी मर्जी, चाहे वे रिश्ते को रखे या न रखे। विवेक की बात पर सेल्वन एकदम से चीख पड़ा, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो विवेक। आखिर तुम्हारी बहन भी तो मौत से बदतर जिंदगी जी रही है। अब वही दीवान के साथ हो रहा है। कम से कम पता तो चले अपनों की तकलीफ होती कैसी है। अब कि विवेक सर उठाकर सेल्वन की ओर देखता हुआ कहता है, क्या इस सच को मैं झुटला सकता हूँ कि मेनका की तकलीफ में चाहकर भी नहीं देख सकता? मुझे उसे सारा सच बताना ही होगा। विवेक, सेल्वन को बीच में ही टोकता हुआ उठकर उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मेनका को सच बताने का मतलब ये नहीं कि मैं अपना मकसद भूल गया। आकाश दीवान से अपना हिसाब पक्का किए बिना तो मौत भी मुझे नहीं छू सकती। बस कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे मैं सिर्फ उसे घेर सकूं। खैर, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ मेनका के पास। पागल मत बनो विवेक, तुम इसे मैं खुद को खतरे में डाल लोगे। सेल्वन के टोकने पर भी जब विवेक जाने को व्यग्र दिखता है तो सेल्वन जल्दी से कह उठा, अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ। तब तक तुम खुद को संभालो। अभी तुम्हारी पीठ पर चाकू का घाव भी नहीं भरा है। तो मेरी फिक्र मत करो दोस्त, अब ऐसे घाव के साथ जीने की आदत सी हो गई है। बस अपने प्यार को तकलीफ नहीं दे सकता, अपने फ़र्ज को भी खैर घायल ही देख रहा हूँ मैं। अपना आखिरी शब्द खुद में बुदबुदाते हुए फिर से वे अपने स्थान पर बैठ जाता है और सेल्वन को जाते हुए देखता रहता है। जिस धमाके का रंजीत को कब से इंतज़ार था, आखिर उसने वो कर ही दिया और उसका असर दीवान पर दिखने भी लगा। बुरी तरह से उनका प्रोफाइल बिगाड़ने के बाद रंजीत के हाव भाव में आज कुछ ज़्यादा ही सुकून नजर आ रहा था। उसकी बिजनेस डील की टीम अब उसके पास वापस आ गई थी। दीपांकर भी उनके साथ ही वापस आया था, पर अब उसको अपने केबिन से बाहर रोककर वो उस टीम के हेड को कह रहा था, मैं ऐसे धोखेबाजों पर विश्वास नहीं करता जो खुद अपनों को धोखा देकर आते हैं। इस दीपांकर को कोई ज़रूरी काम मत देना, क्योंकि अभी हमें अपने बहुत से प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। ओके सर। उसकी हामी भरते माहौल में लगा बात खत्म हो गई, पर वह फिर कुछ कहने का प्रयास करता है। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? रंजीत बिन शब्द के हवा में हाथ हिलाकर उसे कहने की इजाज़त देता है। सर, मुझे कुछ समय और आप देती तो मैं उनके लीगल इश्यू में कुछ इस तरह से फंसाता कि दीवांश को अपना एम्पायर हमारे हवाले करना ही पड़ता। जब ये डील फाइनल हो सकती थी, फिर आपने उनकी बात इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर ली? बस ये बात मुझे समझ नहीं आई। इस पर रंजीत के चेहरे पर कुछ अलग ही हाव भाव नजर आ रहे थे। वह टेबल से कांच का पेपर वेट उठाकर उसे अपनी हथेली में उछालते उछालते उठकर मिर्च के कोने में टेक लेता हुआ कहता है, चलो तुम्हारे मनोरंजन के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रंजीत के ऐसा कहते वे आश्चर्य से उसे देखने लगता है, जबकि रंजीत आराम से अपनी बात कहने लगा। एक बार एक आदमी था, वे एक चालाक और धूर्त बिल्ली से तंग आ गया था। वे कितने भी उपाय करता, पर हर बार वे बिल्ली उसका रखा दूध सफा चट कर ही जाती। इसे तंग आकर आखिर उसने उस बिल्ली को मारने का सोच लिया, लेकिन इसके लिए बिल्ली को पकड़ना जरूरी था। तब उसने उस बिल्ली को अपने हाथ से दूध पिलाना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्ली उसके पास आसानी से आने लगी। तब उस आदमी ने पहले उसे अपनी पहली मंजिल की बालकनी में दूध पिलाया, फिर कुछ दिन बाद दूसरी मंजिल में उसे ले गया। ऐसा करते करते वे एक दिन उसे चौथी मंजिल तक ले आया, और फिर वो दिन आ गया जब वह उस बिल्ली से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था। उसने इस बिल्ली को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। अब बिल्ली के बचने की कोई चांस ही नहीं हो सकते थे। वह ब्लैक सूटेड आदमी हैरानगी से रंजीत को देखने लगा, जो अभी भी उस पेपर वेट को अपनी हथेली में उछाल कर कैच कर रहा था। मुझे भी इस दीवांश को इतना ऊंचा ले जाना है ताकि वहां से ऐसा धक्का दूं कि फिर कभी दोबारा उठकर खड़ा भी ना हो सके। कहते कहते रंजीत के हाव भाव में नागवारी के आसार साफ साफ नजर आ रहे थे, और तभी रंजीत उस पेपर वेट को उछाल कर अब कि उसे कैच नहीं करता, और वह फर्श पर तेज आवाज के साथ गिरकर चकनाचूर हो जाता है। वह आदमी सहमा सा उस कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को देखने लगता है। इन सारी मुसीबतों के बीच दीवान साहब अपनी बुरी हालत से बचकर निकल तो आए थे, पर उनकी हालत अभी अभी अस्थिर बनी हुई थी।
बहुत मना करने पे भी दादाजी खुद को उनसे मिलने से नहीं रोक पाए। वे अरुण की अनुपस्थिति में ड्राइवर की सहायता से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दीवान साहब बेड पर टेक लिए किसी तरीके से बैठे थे। वे इस समय किसी बुत की तरह दिख रहे थे, मानो डॉक्टर ने उनका जीवन तो बचा लिया, पर उनके प्राणों की प्रतिष्ठा जैसे अभी भी अधूरी थी। वे निस्तेज भाव से जाने कब से शून्य में देखे जा रहे थे। उसी पल दादाजी को सामने देखते सहसा उनके हाव भाव कुछ बदल से जाते हैं, पर वे उसी खामोशी से उसे देखते रहे जैसे कहने को कुछ रह ही नहीं गया हो। दादाजी उनके पास आकर सांत्वना से उसका हाथ पकड़ते उसे सहलाते हुए कहने लगे, ये क्या हाल कर लिया है श्याम, जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो तुम ही इस समय टूट जाओगे तो कौन तुम्हारा बिखरा परिवार समेटेगा। तुम्हें ठीक होना ही है। कहते कहते वे अपनी हड़बड़ाई आंखों से उन्हें देखते हैं, पर उनका सह सहलाते रहे। वे उन्हें इस तरह स्नेह कर रहे थे जैसे मानो वे अभी उस उम्र के बालक हों जिसे बचपन से उन्होंने गोद में खिलाया हो। उस पल उनके स्पर्श से या उनकी मौजूदगी से दीवान साहब का मन भर आया। वे चाह कर भी कुछ न कह सके, बस कोई दर्द की अनकही बूंद उनकी आंखों से बह निकली, जिसे दादाजी देखते झट से उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगे, ये पश्चाताप के आंसू हैं, और ऐसे सच्चे आंसू को तो ईश्वर भी माफ कर देते हैं। श्याम तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुद को संभाल लो, फिर तुम्हें बहुतों को संभालना है। कहते कहते दादाजी की आंखों में कई निवेदन उतर आए थे। उस पल उनके ख्याल में सबसे पहले किरण का ख्याल था, जिसका सच जानने के बाद वह उसका मन उसकी स्थिति देखकर बेचैन बना हुआ था। पर भी बहुत सारे सच से बेखबर दीवान साहब अपने मन को ग्लानि में डूबा हुआ पा रहे थे। उनके वैभव और अहम के दम में वे अपने पिता तुल्य चाचा जी को कितना कुछ कह गए थे, और एक वे हैं कि आज भी उनसे वही स्नेह रखे थे जिस स्नेह से उन्होंने उसे बचपन से पाला था। क्या वक्त उनके बहुत सारे कर्मों का हिसाब इसी तरह लेगा? क्या अभी बहुत कुछ शेष है उनके जीवन में कर्मों के हिसाब होने में? क्या कुछ झेलना लिखा है? ये तो वे भी नहीं जानते थे, पर उसे वे किस तरह से संभाल पाएंगे यही सोचते ही उनका दिल बैठा जा रहा था। जाने अब वक्त उन्हें कितना संभलने का मौका देगा या पूरी तरह से बिखेर देगा, ये सोचते सोचते उनकी आंखें छोटी हुई जा रही थी। अब समझ गई ना, बस इस तरह से अपने भैया को तैयार करो और मैं अपनी दी को तैयार करता हूँ, कहकर आदित्य फोन डिस्कनेक्ट करके बिस्तर पर आराम से अर्ध लेटा पैर पर पैर चढ़ाए बगल में रखे पिज्जा का एक पीस उठाकर इत्मीनान से खाने लगता है। तभी किसी आहट पे भी फुर्ती से उचक कर खिड़की के मुहाने से बाहर देखता है। उष्मा अपनी कार पार्क कर रही थी। ये देखते आदित्य तुरंत पिज्जा के डिब्बे को बंद करके उसके ऊपर एक चादर डालकर तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। इधर अपने कमरे में आते ही उष्मा कुछ खोजने लगी थी, फिर डेस्क और अलमारी खंगालने के बाद कमर में हाथ रखे वे खुद से ही बोलती है, लगता है ये काम आदि का ही है, हमेशा मेरा लौट लेके चला जाता है, अभी देखती हूँ। जबरन चेहरे पे ढेर गुस्सा लाती हुई उष्मा आदित्य के कमरे की ओर चल दी। उसके कमरे का दरवाज़ा तेजी से खोलती ही वे कहती रही, आदि तुझे पता है ना कि क्लिनिक से आते हैं मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए होता है, तू हमेशा यही करता है, यूज़ करके उसे कहीं भी छोड़ देता है। कहती कहती उष्मा उसकी डेस्क पर रखा अपना लैपटॉप उठाने लगती है। उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर ही था, ऐसा आदित्य को लग रहा था। उष्मा ने आदित्य की ओर एक बार भी नहीं देखा, जो बिस्तर पर खड़ा हुआ पंखे से लटकते फंदे में अपनी गर्दन डाले खड़ा था और शायद अपेक्षा कर रहा था कि उष्मा उसकी ओर देखे। लेकिन जब उष्मा उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखती तो आदित्य फंदा गले से निकालता फुर्ती से उसके आगे आता हुआ कहता है, कितनी बेरहम हो दी तुम, इधर मैं अपनी जान दे रहा हूँ और तुमको अपने लैपटॉप की पड़ी है। दिलविन नाम की कोई चीज़ भी है तुम्हारे पास? उष्मा लैपटॉप के साथ उसका चार्जर भी समेटती हुई कहती है, सोचा तुम्हारे काम में तुम्हें कैसे डिस्टर्ब करूं, सो प्लीज़ यू कंटिन्यू। उस पर आदित्य हैरानी से उष्मा को देख रहा था और उष्मा जाते आते फिर रुक कर उसकी ओर देखती हुई कहती है, और हाँ ज़रा सुसाइड नोट लिखकर ज़रूर जाना, नहीं तो बॉडी की ऑटोप्सी में ज़रा टाइम लग जाता है। कितनी गंदी होती तुम, मतलब मैं जान देने जा रहा हूँ और तुम कारण भी नहीं पूछोगी। पूछना क्या, लिख देना, वो भी इस पिज़्ज़ा के रिसिप्ट में जिसमें तुमने 2 बनांजा विद एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया है जस्ट नाउ। कहती हुई मेज के कोने में पड़ी एक रिसिप्ट उसकी आंखों के सामने लहराती हुई कहती है, अभी आधे घंटे पहले की है ना? उष्मा की बात सुनते आदित्य अपने सर पर टीप मारता हुआ कहता है, बहुत तेज नज़र है, आखिर मुझ पर जो गई हो। अब बता ये सब नाटक किस लिए? एक डिनर प्लान किया है तुम्हारे लिए,
प्लीज़ चली जाओ ना दी, खुशामदी के अंदाज में आदित्य कहता है। इस पर उसे आंखों से घूरती हुई कहती है, किसके साथ? रंजीत राय के साथ। व्हाट? वो जो उस दिन मिला था? हाँ थोड़ा खड़ूस है, पर दी यार मैंने बोल दिया है। कैसा कलयुगी भाई है, अपनी बहन को खुद डेट पे भेज रहा है। मान जाओ ना दी, पर चुपचाप खाना खाना, फिर कुछ देर बाद कोई ज़रूरी काम का बहाना करके आ जाना। प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, मैंने वर्तिका को हाँ बोल दिया है, तो प्लीज़ प्लीज़। अरे अरे बस बस समझ गई, तो अपनी सेटिंग के लिए अपनी ही बहन को बलि चढ़ा रहा है। हाय रे कलयुगी भाई, बस डिनर की ही बात है। वैसे भी वो ज़्यादा बोलते नहीं, और तुम भी बाकी टाइम खाने में बिजी रहना, और उसके बाद ओके टाटा बाय बाय। मैं बोल दूंगा दी को पसंद नहीं आया तुम्हारा भाई। वैसे भी इस किस्म के खड़ूस लोगों में एक ही बात अच्छी होती है, ये बोल दे काम है। हाँ सही है, तुम्हारे जैसे चुप ही नहीं होते हैं। कहती हुई उष्मा जाने लगती है तो आदित्य उसके पीछे से आवाज़ लगाता हुआ कहता है, तो पक्का समझो ना दी, आज रात भूल न जाना। उष्मा हामी के लिए हाथ हिलाती हुई कहती है, फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ। योगेश मेनका का चेकअप करने के बाद उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गुड, अब तो कल घर भी जा सकती हूँ। यू आर ब्रेव गर्ल। योगेश हंसते हुए किसी तरह से मेनका का मूड सही करना चाहता था, पर मेनका उसी तरह उदास बैठी रही जैसे उसकी सारी भंगिमा पहले से ही तय हो। योगेश उठते हुए नैना को इशारा करता है, जो उसके लिए खाना लेकर आई थी और उसे अपने हाथ से खिलाने जा रही थी, पर मेनका खाने से मौन ही इनकार करती मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। नैना बेचारगी से योगेश की ओर देखती है, जिससे वे तुरंत एक सिरिंज लेकर मेनका के पास आता हुआ कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं खाओगी तो इंजेक्शन से खाना खिलाना पड़ेगा। याद है ना बचपन में जब झूठ मूठ का इंजेक्शन लेकर तुम्हारे पीछे आता तो तुम कितना डर जाती थी? फिर कहती, ओके भैया अब तुम्हारी सारी बात मानूंगी। हंसते हुए योगेश मेनका के पास आता है। मेनका इंजेक्शन से थोड़ी डरी हुई तो दिखती है, पर फिर भी वह खाने की ओर नहीं देखती। नैना अभी भी हवा में चम्मच लिए बैठी थी। ये देखते योगेश मेनका के पास आता उसकी हथेली अपने हाथ के बीच रखता हुआ कहता है, मेनका शायद मैं समझ न सकूं कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर इस उदासी में तुम अपने मन में ही नहीं जीत पाओगी, और जब तुम दुख दिखोगी तो तुम्हारे अपने भी दुखी होंगे। क्या तुम ये देख सकोगी? ये सुनते ही मेनका के चेहरे पे हल्के से हाव भाव बदल जाते हैं। ये देख योगेश आगे कहता है, काश तुम उस पल को देख पाती जब तुम बुरी हालत में यहाँ आई थी। मैंने लिटरली सबको रोते हुए देखा। उस पल को मैं शब्दों में नहीं बता सकता, पर मुझे पता है तुम उस पल को महसूस कर सकती हो। फिर बताओ, तुम्हें इस समय देखते क्या अभी वो सब खुश रह पाएंगे? बोलो मेनका। मेनका के पास कहने को कुछ नहीं रहता, बस मौन ही पलके झुकाए अपने आंसुओं को रोक लेने की कोशिश करती है। ये देखते ही नैना अब योगेश को हटाकर मेनका के पास आती उसे अपने में समेट लेती है। इस पल की सहानुभूति से मेनका बिफर पड़ती है, पर जल्दी ही खुद को संभालती हुई वे अपने आंसू खुद को पोंछने लगती है। ये देखते योगेश नैना को इशारे से उसे खाना खिलाने को कहता है। नैना जल्दी से मेनका को पानी लेकर उसके सामने प्लेट लेकर बैठ जाती है। तभी अचानक सबका ध्यान किसी अनायास से शोर की ओर जाता है। ये कैसा शोर है? मैं देख कर आता हूँ। योगेश जो ही बाहर जाता है उसे वहाँ का अजब ही नज़ारा दिखता है। नर्सिंग होम के मुख्य गेट के पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो रखी थी, और वहीं जमा लोग बेतहाशा शोर कर रहे थे। ये देखते योगेश सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? सर, यहाँ कोई दो बाइक वालों की आपस में टक्कर हो गई। चोट तो किसी को खास नहीं लगी, पर दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। हटाओ इन सबको। हाँ सर, वही कर रहे हैं, कहता हुआ वे शोर संकेत करता है, और योगेश वाकई ये देखता है कि वे जबरदस्ती आपस में भिड़े जा रहे थे। सारे सिक्योरिटी मैन उन्हें हटाने में लगे थे। मामला ज़्यादा बढ़ते देख अब योगेश भी उस ओर चल देता है। वो सेल्विन था जो जबरदस्ती झगड़ा करके माहौल को भीड़ में तब्दील किए दे रहा था, और इसका फ़ायदा उठाते हुए विवेक पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर आने के बाद वह उस रूम की तलाश करने लगता है जहाँ मेनका मौजूद थी। मेनका थोड़ा बहुत खाकर प्लेट हटा देती है। उसे थोड़ा भी खा लेने से नैना को अच्छा लगता है, और उसे आराम करने को बोलकर रूम से चली जाती है। मेनका अभी आराम करने करवट लेकर लेटी ही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने कोई आ जाता है, जिसे दो क्षण तक अपना इमेजिनेशन मानकर वे देखती रहती है, पर अगले ही पल वे चौंक कर उठ बैठ जाती है। अब मेनका के चेहरे पे आश्चर्य और घृणा के मिले जुले हाव भाव थे, जबकि उसकी नज़रों के सामने विवेक किसी अपराधी की तरह खड़ा हुआ था। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं
विवेक की बात बीच में काटती हुई मेनका दबे स्वर में कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से। विवेक मेनका की ओर आता, उससे कुछ इंच भर की दूरी पर घुटनों के बल बैठता हुआ कहता है, मुझे पता है मैंने जिस तरह तुम्हारा दिल दुखाया है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। एक लास्ट रिक्वेस्ट से मान लो, बस मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्लीज़ मेनका, एक आखिरी मौके की भीख मांग रहा हूँ, फिर उसके बाद कहोगी तो कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये सच्चा वादा है मेरा। कहते ही विवेक विश्वास से मेनका की ओर देखता है, जबकि मेनका पूरे अविश्वास से उसकी ओर ही देख रही थी। तभी किसी के आने की आहट होने पे विवेक उस कमरे में खुद को छिपा लेता है। ये योगेश था जो उस कमरे में आता हुआ कह रहा था, अरे नैना कहाँ गई, रुको भेजता हूँ उसे। कहते हुए योगेश जाने लगता है तो मेनका उसे टोकती हुई कहती है, भैया अभी मैं आराम करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब भी कोई ज़रूरत हो तो बस टेबल के पास रखी बेल बजा देना, सब हाजिर हो जाएंगे। इसमें मेनका हल्के से हामी में सर हिलाकर लेट जाती है। योगेश के जाते विवेक तुरंत बाहर आकर उस रूम का दरवाज़ा बंद करके मेनका के पास आकर फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन मेनका आंख बंद किए लेटी थी। ये देख विवेक कहता है, पता है अब मैं इस काबिल में नहीं कि तुम मुझे देख सको। ठीक ही है, मुझे सब मंजूर है, और इसलिए आज मैं वो कहूँगा जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि मैं सच में तुम्हारी नज़रों के सामने खड़े होने के काबिल न रहूँ। ये सुनते ही मेनका झट से आंख खोलकर उसे देखने लगती है। विवेक उसके सामने खड़ा था। उस पर उसके दिल में क्या चल रहा था ये तो बस उसे ही खबर थी। मेनका उठती हुई अब ठीक उसकी नज़रों के सामने बैठ जाती है। विवेक उसके सामने खड़ा था और उसका मन कतरा कतरा हुआ जा रहा था। इसे वह न चाहते हुए भी कह उठी, पता है मुझे इस बात का इतना दुख नहीं कि मुझ पर क्या बीती। मुझे इस बात की ज़्यादा तकलीफ है कि तुम हो इन सब पीछे की वजह। कहते हुए दर्द की अनकही बूंद उसकी पलकों तले बह निकलती है। विवेक ये सब देखते अंदरस कांप उठता है। वह उस पल इतना मजबूर था कि उसके पास आके उसके आंसू पोंछने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेनका कहती रही, तुम्हारी आदत तो नहीं थी, मगर तुम्हारा साथ अच्छा लगता था। तुम्हारी आंखों में जब खुद को देखती तो मुझको मैं अच्छी लगती थी। जब मैं खुद मेरी ज़िंदगी में आए तो लगता था अब तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये दुनिया, ये सब कुछ अच्छा सा लगने लगा था। मेरे अकेलेपन की दवा बन गए थे, और यही मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, तुम्हें खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। बस इसी बात की सज़ा मिली मुझे, तो आखिर कसूरवार तो मैं ही हुई ना। भरे नैनों से वह विवेक को देखती रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नजर उठाकर मेनका को देख सके। दीवान एम्पायर में अजब सी सुगबुगाहट सा माहौल बना हुआ था। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में अरुण आकाश के अलावा उनके कई लीगल एडवाइजर और कुछ बड़े कर्मचारी मौजूद थे। सभी उन सारे पेपर्स को खंगालने में लगे थे जो आरआर कंपनी की ओर से उन्हें जारी किए गए थे। बहुत देर तक माथापच्ची और रिसर्च के बाद उन्हें अपनी एक्चुअल स्थिति समझ आई, जिसे देखते उस वक्त उन सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सारे पेपर समझने के बाद मीटिंग खत्म हो गई, जिससे वे सभी वहाँ से चले गए। अब रूम में अरुण और आकाश ही रह गए थे। तभी आकाश का मोबाइल बजता है, जिसकी स्क्रीन देखते उसके परेशान हाव भाव और परेशान नजर आने लगते हैं। अरुण का ध्यान भी उस पर चला जाता है, जिससे वे जल्दी से मोबाइल को म्यूट कर डालकर दोनों हाथों के बीच अपना सर पकड़े बैठ जाता है। अरुण के हाव भाव भी उड़े हुए थे। वह फिर भी खुद को गहरी सांस भरता हुआ धीरे से कहता है, ये वक्त प्रॉब्लम पर फोकस करने का नहीं बल्कि सोल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट करने का है। सोल्यूशन? एकदम से भमकते हुए आकाश दिखता है, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? अरुण आँख खोलकर सच को देखो, और सच यही है कि हम बर्बाद हो गए, वो भी बुरी तरह से। आकाश के तेवर पे भी अरुण धीरे से कुछ कहने का प्रयास करता है, पर आकाश फिर बुरी तरह से बिगड़ते हुए बोलता है, एक ही पल में कंपनी के 60% शेयर का एक अनजान कंपनी मालिक बन बैठी, और बचे शेयर पर भी हमारा कोई होल्ड नहीं। उसने तो जैसे सब सोच समझ के हमें बर्बाद करने की कोई रणनीति बनाई हो। मेनका के हिस्से के सारे शेयर तो कौड़ियों के दाम चले गए। अब वो दिन दूर नहीं जब दीवान के शेयर मार्केट में नज़र भी नहीं आएंगे, और तुम कह रहे हो कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, बल्कि अब हमारे पास सिवाय प्रॉब्लम के कुछ है ही नहीं। हमारी सारी बड़ी बड़ी कंपनी में अब आरआर कंपनी का होल्ड है, और जिन कंपनी के शेयर बचे भी रह गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू ना के बराबर है, और तुम्हें अभी लगता है कि प्रॉब्लम पर फोकस ही ना करें। वे बुरी तरह से विफरता हुआ मेज पर मुट्ठी मारता है, जबकि अरुण अभी भी शांत बना हुआ टेबल पर से एक गिलास उठाकर उसे आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहता है,
इस वक्त ये चीज़ें आकाश को बड़ी अजीब लगती हैं, जिससे वे कर्कश नज़र से अरुण को देखता भी है, पर अरुण अभी भी शांत बना हुआ था। इससे झुंझलाकर आकाश गिलास उठाकर उसका आधा पानी पीकर उसे टेबल पर रखता हुआ कहता है, यही होता है एक्सपीरियंस। तुम्हें अभी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डैड को जब ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। उन्हें कैसे बताएंगे कि इतनी ऊंचाई पे आने के बाद आज हम फिर से उसके निचले पायदान पे आ गिरे हैं। अब सब कैसे हैंडल होगा। मुझे तो लगता है कि हमें उनकी डील मान लेनी चाहिए। कम से कम रहा साहब बिजनेस तो बचा रहेगा हमारे पास। समझौता इंसान के सोचने की शक्ति खत्म कर देता है भैया। हम जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। आखिर डैड ने भी तो ज़मीन से उठकर इसे आसमान की बुलंदी तक खड़ा किया था। ये सब कहना आसान है अरुण, पर करना नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अरुण टेबल पर वही आधा भरा गिलास उठाता हुआ कहता है, हम इस गिलास को आधा खाली कह सकते हैं तो आधा भरा भी। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है और कर भी पाऊंगा या नहीं, पर इतना खुद पर ज़रूर यकीन है कि जो संभव होगा उसमें अपना 200% दूंगा। मैं अपनी कोशिश में कभी नहीं छूटूंगा। कहते हुए अरुण उठकर खड़ा होता पूरे आत्मविश्वास से आकाश की ओर देखता है, जो हैरानगी से उसे देखे जा रहा था। मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ, वहाँ भी हमारी ज़रूरत है। क्या आप चलेंगे साथ? अरुण कुछ क्षण तक जवाब के इंतजार में आकाश का चेहरा देखता है, जिसका ध्यान अब फिर से मोबाइल की चमकती हुई स्क्रीन पर चला गया था। एक गहरा श्वास छोड़ता हुआ वह कहता है, मैं बाद में आता हूँ। अरुण के निकलते हुए फिर से मोबाइल को घूरने लगता है, जहाँ 10 मिस कॉल दिखाई दे रही थी। कमरे में निश्शब्द सन्नाटा पसरा था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पर कहा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कहने को ढेरों बातें हैं उनके पास, लेकिन बस उनका सिरा ही नहीं पकड़ पा रहे थे। आज अपने सच से पहले किसी और का सच भी कहना चाहता हूँ मैं। विवेक कहता है, किसका सच? तुम्हारे घर में जो जुजला के नाम से रह रही है, तुम्हें पता है वो कौन है? इस पर मेनका धीरे से पूछती है। एक बेसहारा औरत। और कौन? वो किरण है, तुम्हारी भाभी और अरुण की पत्नी। क्या? मेनका की आंखें आश्चर्य से फैली रह जाती हैं। ये सच है, पर मैं ये नहीं जानता कि वो उजला के नाम से वहाँ क्यों रह रही है। वो मेरी भाभी है? इस बात पर तुम इतना श्योर कैसे हो? उन्हें तो किसी ने भी नहीं देखा था। क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने उसे विदाई से पहले उसका किडनैप किया था। अब की मेनका हतप्रभता से विवेक को देखती रह गई। मुझे पता है इन दोनों की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसका दोषी मैं ही हूँ, पर मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो बस उसे किडनैप करके अपने साथ कुछ समय तक रखना चाहता था, ताकि दिवांश की बदनामी हो। पर किरण किसी तरह से मेरे चंगुल से भाग गई और उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो गया। उसके साथ साथ मैं भी घायल हो गया, लेकिन किसी तरह से मैं वहाँ से निकल गया। और उसके बाद किरण का क्या हुआ और वह कैसे दीवान मेंशन पहुंची, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। छटा विवेक लगातार कहे जा रहा था और ये सब सुनते जैसे मेनका की आंखों में खून उतर आया। उसने कब खुद पर से काबू खो दिया और कब विवेक की गाल पर तमाचा जड़ दिया, वह खुद भी नहीं जान पाई। वह भरे नैनों से हकारत भरी नजर से देखती हुई कहने लगी, कितनी आसानी से अपनी बेशर्मी की कहानी सुना दी तुमने। तुम इतने निर्दयी भी हो सकते हो, यकीन नहीं आता। एक मासूम के उसके घर से अगवा करते हो तुम, और अब तक सारी जात यहाँ वह सहती है बेचारी। और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि उस दिन उसके एक्सीडेंट होने के बाद उसका क्या हुआ होगा। अगर वह सच में किसी और दुर्घटना का शिकार हो जाती तब क्या कहते? बस सॉरी। विवेक खामोश खड़ा रहा और मेनका विफरती हुई कहती रही, अगर ऐसी ही और भी कहानियां हैं तुम्हारी तो प्लीज़, मेरा हौसला नहीं है उन सबको सुन पाने का। जाओ, चले जाओ। मुझे जान लेने के दुख से कहीं ज़्यादा तुम्हें ना जानने का दुख बेहतर है। कहती ही वे अपना चेहरा ढांपे फवक कर रो पड़ी। अब लगता है वो गुंडा सच कहता था। तुम्हारा काम ही है लड़कियों को। आगे न कहकर वो बड़ी आंखों से विवेक को देखती रही। किसकी बात कर रही हो? कि तुम्हें बेहतर पता होगा। वो कई गुंडे थे जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर आए थे और कह रहे थे कि तुम लड़कियों को फंसा कर उन्हें बेचते हो। तुम पागल हो क्या? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? माना मैंने किरण का किडनैप किया पर उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तुम्हारे सिवा ओह प्लीज़, अब ये सब कहना बंद करो और मेरा पूरा यकीन खत्म होने से पहले जो कह सकते हो बस कह दो। अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है मिनका, अपना हौसला बनाए रखो। आज मैं तुम्हारा सामना उस दुनिया से कराने वाला हूँ जिसे कई पर्दों के पीछे तुमसे छिपा कर रखा गया है। विवेक की बात पर उसकी ओर मुंह फेरती हुई मेनका खड़ी रहती है, पर विवेक कहना जारी रखता है, इस सच के साथ ये भी जान लो कि इन सारे घटनाक्रम के पीछे तुम्हारा भाई आकाश दीवान है। अब तुम उनका नाम क्यों घसीट रहे हो?
क्योंकि इन सब के पीछे अगर असल मुजरिम कोई है तो वो है आकाश दीवान। विवेक, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, बखूबी जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेनका, ये वो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी का सच का अदना सा टुकड़ा है। मैं जानता हूँ कि आकाश ने अपने चेहरे के पीछे कितने और घिनौने चेहरे छिपा रखे हैं। आकाश कातिल है, उसी की वजह से मेरा सब कुछ घर बिखरा। स्टॉप विवेक, आज चुप कैसे रहूं? आज तो कहने का वक्त है। तुम तो सारी सच्चाई जानना चाहती थी ना। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं पंचकनी से जाने के बाद कहाँ रहा। सुनो, मैं जेल में था, वो भी उस जुल्म की सज़ा भुगत रहा था जो मैंने किया ही नहीं। और जानती हो उसका जिम्मेदार कौन था? आकाश दीवान। विवेक भरे आक्रोश से मेनका को देख रहा था, जबकि उसकी हालत बिल्कुल उलझी हुई थी। वे हैरान नजरों से उसके सामने मौन खड़ी थी। स्क्रीन पर फिर से वही नंबर चमका और इस बार गुस्से में आकाश उसे रिसीव करता हुआ गरज उठा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए अब से मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो। प्लीज लीव मी अलोन। आकाश की गरज पर हर बार की तरह स्टेला पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और वह अपने ही अंदाज में बोल पड़ी। इस बार मुझे तुम्हारे पैसों से ज़्यादा तुम्हारी भी ज़रूरत है। मुझे दुबई जाना है और तुम मुझे अपने प्राइवेट जेट से अपने साथ लेकर जाओगे, समझे? आर यू मैड? तुम्हें पता है अभी मैं किस मुश्किल में हूँ और तुम मुझ पर डिमांड रख रही हो कि मैं तुम्हें निजी जेट से तुम्हें दुबई लेकर जाऊँ? हाँ, पहले भी हम हॉलीडे पे गए हैं, तब इसमें क्या आश्चर्य? ये हॉलीडे मनाने का वक्त नहीं है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम नहीं समझ रहे हो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस वक्त बिजनेस से तो गए हो, अपनी पर्सनली भी तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम बार बार कुछ वीडियोस के लिए मुझे ब्लैकमेल करती आ रही हूँ। मैं झुंझलाहट में आकाश दांत पीस कर रह जाता है। बस 2 दिन बाद जो एड्रेस मैं तुम्हें दूंगी तुम उसमें मुझसे मिलने आओगे। डू यू अंडरस्टैंड? कहते हुए स्टेला कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और मोबाइल हाथ में लिए आकाश बुरी तरह से खार खाए हुए स्क्रीन देखता रह जाता है कि तभी कोई आहट से उसका ध्यान अपने पीछे जाता है और ठीक अपने पीछे डोर को खोले खड़ी रूबी पर उसकी नज़र जाती है, जिससे उस ओर वे आक्रोश में उठ सकता है। तुम क्या कर रही यहाँ? तुम मेरी जासूसी कर रही थी? इससे पहले कि रूबी अपना अनायास आना उसे बता पाती, आकाश एकदम से उछलता हुआ उसके सामने खड़ा होता, उसका गला अपनी गिरफ्त में लेता हुआ चीखता है, मुझे पता है सब के सब मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करते हैं। पहले वे दिमाकर, अब तुम, पर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए आकाश भरे गुस्से में रूबी का गला दबाने लगता है और रूबी उसका हाथ खुद से छुड़ाने की जद्दोजहद में अपने हाथ पैर पटकने लगती है। आखिर क्या बात है जिसके कारण आकाश स्टेला से लगातार ब्लैकमेल हो रहा है और क्या होने वाला है दीवान मेंशन में आगे? बुरी तरह से सबकी जान फंसी हुई है और कौन सा सच है जो विवेक मेनका को बताने वाला है? क्या इसके बाद मेनका की ज़िंदगी में कुछ बदल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।